सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे। एंड थैंक यू सभी को फॉर योर विशेस फॉर द टीचर्स डे। धन्यवाद सभी को। तो आज हम लोग करने वाले इकोनॉमिक्स का अगला चैप्टर, टॉपिक नंबर सेकेंड, दैट इज़ नेशनल इनकम। कल हम लोगों ने किए थे तीन या फिर दो मेजर टॉपिक्स किए थे एंड दोज वर, एक तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ जो इकोनॉमी होती है, जैसे कि हम लोगों ने किया सोशलिस्ट इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में पढ़ा, और डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पढ़े। अब आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट विल बी नेशनल इनकम, यानी कि राष्ट्रीय आय। और ये बेहद ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और टॉपिक अगर है कोई, मतलब कोई तो नहीं है, लेकिन हाँ इसी के बराबर का इम्पॉर्टेंट है, वो है इन्फ्लेशन वाला। ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट ही है बट नेशनल इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और यकीन मानिए इसके बाद आपका एक रत्ती भर का भी डाउट नहीं रहेगा, क्वेश्चंस भी करेंगे। आप देख लेना क्वेश्चंस कितने आसानी से होंगे आपसे, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपसे। ठीक है, इसी वजह से मैं क्वेश्चंस भी करवाता हूँ। थैंक यू अजय, मंजीत, अंकुर, रोहन, सौरभ, मनीषा, आनंद, सभी को थैंक यू। और आज हम लोग 9 PM पे सेशन करेंगे, ठीक है, टेलीग्राम पे परमार SSC पे, तो वहाँ पे आ जाना। ठीक है, ऐसे ही कोई मतलब स्टडी रिलेटेड चीज़ नहीं होगी, बस ऐसे ही बातें रैंडम। ठीक है, 9 PM पे परमार SSC टेलीग्राम पे, लिंक डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। बट बिफोर दैट, शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी किस सेक्टर को बोलते हैं? दो क्वेश्चन सिर्फ। बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी किस सेक्टर को बोलते हैं? और दूसरा है कि आपकी ब्लू कॉलर जॉब्स किसको बोलते हैं? ब्लू कॉलर जॉब्स हम कौन से सेक्टर ऑफ इकोनॉमी को बोलते हैं, बताइए। तो सही आंसर इसका क्या होगा? बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी अगर बात किया जाएगा तो दैट विल बी एग्रीकल्चर, यानी कि जो प्राइमरी सेक्टर है वो। ब्लू कॉलर जॉब आपका सेकेंडरी सेक्टर, जिसमें कि क्या आता है? मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ये सारा आता है ब्लू कॉलर जॉब, यानी कि सेकेंडरी सेक्टर में। बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए, बिना एक सेकेंड वेस्ट किए हुए, तुरंत जंप करते हैं नेशनल इनकम पे। राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम कैलकुलेट क्यों करते हैं? ताकि हमें पता चल सके कि कोई कंट्री कितना ग्रो कर रही है, इंडिया कितना ग्रो करी, अमेरिका कितना ग्रो करी, ताकि हम कंपैरिजन कर सकें इंटर कंट्री एंड ऑल्सो इंट्रा कंट्री। मतलब कि इंटर कंट्री का मतलब हो गया कि अब मैं कंपेयर कर सकूं कि इंडिया कितना ग्रो किया, अमेरिका कितना ग्रो किया, कि अमेरिका से कम ग्रो किया कि ज़्यादा ग्रो किया, पाकिस्तान से तो खैर उसका क्या ही ग्रो से लेना देना है, चाइना कितना ग्रो किया, श्रीलंका कितना ग्रो किया, तो उसको कंपैरिजन करने के लिए इंटर कंट्री। और इंट्रा कंट्री मतलब इंट्रा कंट्री हो गया कि भाई हमें विद इन द कंट्री हमें पता चल जाएगा कि हाँ 2011 के समय में जो हमारा ग्रोथ था उसके कंपैरिजन में आज हमारा कितना ग्रोथ रेट है, 2023 में कितना। तो ये हो गया इंट्रा कंट्री, यानी कि जब हम कंट्री विद इन द कंट्री कंपैरिजन कर रहे हैं, तो इसलिए हमें नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट करने की ज़रूरत पड़ती है। इस लेक्चर में पढ़ने क्या वाले हैं? इस लेक्चर में ये देखने वाले हैं कि नेशनल इनकम को के डिफरेंट मेजर्स और एग्रीगेट्स क्या होते हैं, यानी कि कौन कौन से डिफरेंट फॉर्म्स में नेशनल इनकम को रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, पहला ये पढ़ेंगे कि इसके एक तरह से डिफरेंट मेजर्स क्या हैं या फिर एग्रीगेट क्या है, मेजर्स और एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम। दूसरा फिर हम यहाँ पे देखेंगे मेथड्स टू कैलकुलेट GDP, मेथड्स टू कैलकुलेट GDP, या फिर मेथड्स टू कैलकुलेट बोल सकते हैं नेशनल इनकम। ठीक है, राष्ट्रीय आय को कैलकुलेट करने के जो डिफरेंट मेथड्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। फिर हम कंपैरिजन ऑफ नेशनल इनकम देखेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे पर्सनल इनकम, कि पर्सनल इनकम क्या होती है और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होती है। ये इंपॉर्टेंट मोटे मोटे 3 यहाँ पे हेड्स में आज चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट थिंग एंड दैट इज मेजर्स और एग्रीगेट्स फॉर द नेशनल इनकम। ठीक है, मेजर्स, और बस आपको फोकस बना के रखना है। इकोनॉमिक्स इतना आसान हो जाएगा, इतना आसान हो जाएगा कि बोलोगे कि सर इकोनॉमिक्स, पॉलिटी और ज्योग्राफी से अच्छा तो इकोनॉमिक्स लगता है। ठीक है, तो मेजर्स और एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए जो डिफरेंट रिप्रेजेंट करने के जो तरीके होते हैं वो होते हैं GDP भैया, GNP वाले भैया, ये होते हैं NDP भैया। ये आपने सुने होंगे, आप में से काफ़ी लोगों ने इसके साथ परिचित होंगे। ये डिफरेंट GDP, GNP, NDP, NNP बहुत कंफ्यूज करते हैं।
अब नहीं कर पाएंगे ये। सबसे पहले इसको उठाते हैं और इसको ऐसा मारते हैं कि दोबारा कभी अपना सिर ना उठा पाए। वो है जीडीपी। इसका फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हिंदी में अगर बोले तो सकल घरेलू उत्पाद। होता क्या है ये? बहुत ही सिंपल होता है। ये होता है कि विद इन द टेरिटरी टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड एक वर्ड का मतलब है यहाँ पे सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। ग्रॉस मतलब पूरा, डोमेस्टिक मतलब घर में, प्रोडक्ट कितना गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस किया गया। घर में मतलब टेरिटरी में मतलब ये है भारत देश का एक रफ डायग्राम मैंने ड्रॉ कर दिया। ये इंडिया है, ये ऑस्ट्रेलिया मान लेते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये इंडिया, ये ऑस्ट्रेलिया है। तो इंडिया के अंदर जितना भी प्रोडक्शन होगा गुड्स और सर्विसेज का, गुड्स क्या होते हैं? सामान होते हैं। लैपटॉप हो गया, मेरा मोबाइल फ़ोन हो गया, एक नोटबुक हो गई, एक पेन हो गया, ठीक है, फिर एक कार हो गई, एक बाइक हो गई। ये गुड्स कहलाते हैं, सामान कहलाते हैं जो टैंजिबल नेचर के होते हैं, जिनको आप टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। एक अलमीरा हो गया, एक टावल हो गई, ये सब क्या होते हैं? ये आपके गुड्स होते हैं, सामान होते हैं जिनको आप छू सकते हैं। सर्विसेज क्या होती हैं? कल भी बताया था। सर्विसेज सेक्टर को कौन सा सेक्टर कहा जाता है, ज़रा बताइए, जिसमें कि सर्विसेज आती हैं? तो हमने देखा था टर्शरी सेक्टर। वो इंटैंजिबल, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको तो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, आप उसको छू नहीं सकते हैं। डॉक्टर जो काम कर रहा है, जो इंजीनियर काम कर रहा है, उस आर्किटेक्ट जो काम कर रहा है, वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। लेकिन उसमें जो मजदूर काम करके बिल्डिंग बना रहे हैं वो सेकेंडरी सेक्टर में आएगा, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उस चीज़ को। तो आप समझ पाएँ गुड्स और सर्विसेज का मतलब क्या। तो उसकी टोटल वैल्यू, जैसे कि भारत देश में 2023 में या एक फाइनेंशियल ईयर में, अब जीडीपी जो है कैलकुलेट होती है अभी, या फिर कोई भी अभी जो हम टर्म्स देखेंगे वो एक फाइनेंशियल ईयर में कैलकुलेट होती है। फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है हिंदी में वित्तीय वर्ष, और वित्तीय वर्ष 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक नहीं होता है। ये होता है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होता है। एक वित्तीय वर्ष इसको बोलते हैं, ठीक है। तो जितना भी फाइनेंशियल काम होता है वो 1 अप्रैल से, गवर्नमेंट का भी सारी चीज़ें चालू होती हैं 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होती हैं। टैक्स भरना होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का जितना इनकम हुआ उस पर टैक्स भरना होता है। तो हमने देखा कि भाई भारत देश के अंदर 1 लाख लैपटॉप बिक गए। 1 लाख लैपटॉप जिनकी कीमत थी 1000 करोड़, मान लेते हैं 1000 करोड़ वर्थ के लैपटॉप बिक गए। सर्विसेज मान लेते हैं कि टीचर्स, यहाँ पे हमने लैपटॉप ले लिया ना, लैपटॉप, ठीक है, लैपटॉप। यहाँ मान लेते हैं टीचर्स ने जो इनकम करी, सारे टीचर्स ने मिलके, जो टीचर्स ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं, ऑफलाइन टीचिंग कर रहे हैं, सारे टीचर्स ने मिला के मान लेते हैं कि 5000 करोड़, 5000 करोड़ की अर्निंग करी सर्विसेज। तो ये सब क्या है, जीडीपी में हम जोड़ते जाएंगे। हम ये दिमाग नहीं लगाएंगे कि ये टीचर इंडिया का था कि फॉरेन का। ये लैपटॉप जो यहाँ पे कंपनी का बना, ये तो लेनोवो, ये तो इंडियन कंपनी नहीं, ये तो एप्पल है, ये तो अमेरिकन कंपनी है, लेकिन इसने तो यूनिट यहाँ पे खोल रखी है, प्रोडक्शन भी कर रहे हैं, सेल भी यहीं पे इन्होंने करी है। तो ये क्या जोड़ेंगे, इसमें दिमाग ही नहीं लगाना है। भारत देश के अंदर हो रहा है ना, बस बात खत्म। चाहे फॉरेनर कर रहा है, चाहे इंडियन कर रहा है, चाहे कोई कर रहा है, भारत देश के अंदर हो रहा है, बात खत्म। उसको हम रखेंगे जीडीपी में, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में। उसका मतलब ये, ग्रॉस का मतलब टोटल, डोमेस्टिक का मतलब है विद इन द टेरिटरी, और प्रोडक्ट का मतलब है कितना सामान या फिर कितनी सर्विसेज का टोटल, कितना उनका जो वैल्यू था, ठीक है, टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। अब फाइनल का भी एक मतलब है। फाइनल का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल लैपटॉप बनाया होगा तो लैपटॉप में चिप डली होगी, उसमें डॉल्बी के साउंड्स डले होंगे, उसमें एक डिस्प्ले पड़ा होगा, उसमें एक कीबोर्ड डला होगा। तो मान लेते हैं डिस्प्ले का कीमत था 10,000 रुपये, कीबोर्ड का अब कीमत था 3000, डॉल्बी के स्पीकर्स का कीमत था 3000, ठीक है, डिफरेंट 5। अब उनको थोड़ी ना जोड़ेंगे हमने बस फाइनल जो था गुड उसको जोड़ा है, फाइनल। अब हम सबको मान लेते हैं जोड़ने लगे कि भाई इसमें इतने की स्क्रीन लगी थी, इतने का ये लगा, तो उतने का ये लगा, तो इतने का लैपटॉप। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे 2 बार काउंटिंग नहीं हो जाएगी? आपको लगता है कि अगर मैं ये जोड़ूंगा कि भाई डिस्प्ले 10,000 की आई थी, कीबोर्ड मान लेते हैं 3000 का आया था, डिस्प्ले 10,000 की आई,
कीबोर्ड 3,000 का, डॉल्बी के जो साउंड्स थे वो 4,000 के। तो भाई ये सारी चीज़ें, और बाकी मान लेते हैं कि उसका प्रॉफिट, यानी कि उसने प्रॉफिट करने, उसका जो लैपटॉप बेचने में जो कंपनी का प्रॉफिट या फिर जो सैलरी वगैरह देगा जो उसमें लोग काम कर रहे हैं वो 8,000 का हो गया। तो सबको जोड़ना, आप बस उस लैपटॉप कितनी कीमत पे बिका वो बता दो, फाइनल गुड हमें पता चल जाएगा। नहीं तो अगर इसको वो जोड़ने बैठे फिर लैपटॉप का भी जोड़ लेंगे तो इससे क्या हो जाएगा, डबल काउंटिंग हो जाएगी। इससे क्या हो जाएगा, ध्यान रखना, इसको बोलते हैं डबल काउंटिंग। ठीक है, डबल काउंटिंग यही चीज़ होती है, आपसे टर्म पूछा जा सकता है। या फिर ध्यान रखना, जीडीपी वगैरह में जब कैलकुलेट करते हैं तो कभी भी सेकेंड हैंड गुड का नहीं कैलकुलेट करते हैं। जैसे ये मेरा लैपटॉप है करंट में, मैं इसको बेचूं तो इसको जीडीपी में ऐड नहीं किया जाएगा क्योंकि पहले इसकी काउंटिंग हो चुकी है। अगेन अगर आप करोगे अगेन वही डबल काउंटिंग वाला फैक्टर निकल के सामने आ जाएगा। ठीक है, सारी चीज़ें कॉन्टिन्यूएशन में, इसलिए मैं आपके डाउट अभी नहीं लूँगा, सारी जब चीज़ें बता दूंगा उसके बाद आपके मैं डाउट लेने वाला हूँ। जीडीपी हो गया, अब जीएनपी पे आओ। ठीक है, और एकदम फोकस बनाए रखना, जरा से भी इधर उधर साउंड आए बिल्कुल फोकस मत करना उस पर, मेरी साउंड पे और स्क्रीन पे फोकस करो अपनी मोबाइल या फिर लैपटॉप के। जीएनपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ये था सकल घरेलू उत्पाद। घरेलू उत्पाद ये क्या है, ये है आपका सकल राष्ट्रीय उत्पाद। राष्ट्रीय, नेशनल, यानी कि यहाँ पे जो टर्म है वो है नेशनल। इसमें सारी चीज़ें सेम रहेंगी, सारी चीज़ें सेम रहेंगी, मतलब टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नेशनल्स ऑफ अ कंट्री। नेशनल्स ऑफ अ कंट्री। अब हमें ये फ़र्क नहीं पड़ता है कि इंडिया के अंदर हुआ है या फिर कहाँ पे हुआ है, हमें इससे फ़र्क पड़ता है कि देश के जो नेशनल्स हैं, इंडियन सिटीजन्स हैं, उन्होंने कितना वैल्यू का गुड और सर्विसेज प्रोड्यूस किया, चाहे वो भारत देश में रहकर किया हो या भारत देश के बाहर किया हो। मान लेते हैं यहाँ पे इंडियंस हैं 125 करोड़, भारतीयों में 100 करोड़ मान लेते हैं मान लेते हैं कि यहाँ पे भारत देश में रह रहे हैं 150 करोड़ लोग। ठीक है, 150 करोड़, उनमें से ये मान लेते हैं कि भाई 1 करोड़ इंडियन नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई जो राजदूत वगैरह होते हैं, एम्बेसीज़ वगैरह दिल्ली में रह रहे हैं, या फिर फॉरेन कंपनीज़ यहाँ पे हैं, वो लोग काम कर रहे हैं, तो फॉरेनर्स यहाँ पे रिसाइड कर रहे हैं 1 करोड़। तो हमें इन 1 करोड़ से मतलब नहीं है। या फिर तुम अभी बिल्कुल सारी चीज़ें छोड़ दो, बस इतना ध्यान में रखो, अब इसको क्या फॉर्मूला होता है भी बता दूंगा, बस इतना ध्यान रखो उसमें कि नेशनल्स की इनकम जोड़ते हैं, यानी भारतीय कितना अर्न कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में होंगे, वो यूएसए में होंगे, वो मान लेते हैं कुछ श्रीलंका में हैं, चाय बागानों में काम कर रहे हैं, या फिर किसी मान लेते हैं मालदीव्स में ही है, कुछ है मान लेते हैं थाईलैंड में घूमने गए, थाईलैंड में घूमने गए, वहीं सेटल हो गए और वहीं पे काम करने लगे। तो जितना भी पैसा वो गुड किसी चीज़ की सेल करके या फिर किसी चीज़ कोई सर्विस की सेल करके कुछ भी अगर कमा रहे हैं, जो भी उनके डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। अभी इस पे आएंगे, ठीक है, इसको भी होल्ड करिएगा, इस पे आएंगे अभी। ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप, वैसे इसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, है ना, एंटरप्रेन्योरशिप। अब इस पे आएंगे, इसको होल्ड करिए। ठीक है, तो आप समझ गए जीएनपी क्या है। अब अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा जीडीपी से। मान लेते हैं कि ये है इंडिया, ठीक है, ये है हमारा भारत देश, 150 करोड़ लोग रहते हैं, 1 करोड़ विदेशी हैं जिन्होंने कुछ गुड और सर्विसेज प्रोड्यूस किया होगा। ठीक है, इन 149 करोड़ ने 1000 करोड़ वर्थ का काम किया, मतलब गुड और सर्विसेज सेल की। ये जो बाकी के फॉरेनर्स हैं 1 करोड़, इन्होंने मान लेते हैं 10 करोड़ का कुछ काम किया। ठीक है, क्लियर है। अब ये जो है ये पैसा ये भारत में तो रखेंगे नहीं, अपने यहाँ भेजेंगे, अपने यहाँ ले जाएंगे, और जो हमारे भारत वाले हैं वो भारत भेजेंगे, भारत लेके आएंगे। यहाँ पे ध्यान ये रखिएगा, नेशनल्स की बात हो रही है। अब तुम ये मत सोचना जैसे हमारे सुंदर पिचाई हैं गूगल के सीईओ, ये सत्या नडेला हैं माइक्रोसॉफ्ट के, ये सारे लोग भी भारत में भेजेंगे? नहीं भेजेंगे। क्यों? क्योंकि वो इंडिया के नेशनल्स नहीं हैं, उन्होंने अमेरिका की सिटीजनशिप ले रखी है। समझ रहे हैं आप? तो जो इंडिया के नेशनल्स हैं, जैसे मान लेते हैं ऑस्ट्रेलिया में रह रहे हैं, तो वो इंडिया में भेजेंगे उस जितना भी अर्न करेंगे। ये मान लेते हैं श्रीलंका में कुछ लोग हैं, ये इंडिया में भेजेंगे। तो हमें एक काम करना है, पूरी तुम जीडीपी ले लो। जीडीपी मतलब सबने जितना अर्न किया, चाहे वो विदेशी हो चाहे भारतीय हो, सबने, उसमें से माइनस कर दो नेट
फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, या फिर नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। टू वाली जाएगी, फ्रॉम वाली आएगी, और जोड़ दो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम, या फिर नेट तो नहीं बोलेंगे इसको, फैक्टर इनकम ये भी बोलो, नेट तो बाद में होगा, ठीक है। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि जीडीपी इतनी थी पूरी 150 करोड़, मान लेते हैं ये 110 करोड़ की, पूरा ले लिया हमने 110 करोड़, उसमें से फैक्टर इनकम टू अब्रॉड 10 करोड़ हमारा नहीं है, बाहर जाएगा, तो माइनस कर दो, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका जितने भी हैं उसको जोड़ दो, तो क्या मिल जाएगा, जीएनपी मिल जाएगा। यानी कि सिंपल सा फॉर्मूला बन जाएगा जीडीपी का, सॉरी जीएनपी का सिंपल सा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अगर मुझे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकालना है तो सिंपल क्या है, आप जीडीपी को उठाओ और उसमें नेट फैक्टर फ्रॉम इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ दो, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ दो, यानी नेट फैक्टर इनकम, नेट का मतलब क्या हुआ, अब्रॉड में कितना गया और अब्रॉड से कितना आया इंडियन नेशनल्स के द्वारा, वो हो जाएगा नेट। तो आपको दोनों लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको लिख दो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अब्रॉड से कितना आया इंडिया में, अगर उसको जोड़ दोगे आप जीडीपी में तो आपको जीएनपी यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब यहाँ तक समझ में आया है दोनों कॉन्सेप्ट की नहीं, ये बताइए, तब मैं उस पर आऊँगा। ये एनडीपी और एनएनपी ये तो एकदम ही एक लाइन के हैं, मेन तो यही था आपका। पहले ये बताइए आपको समझ में आया कि नहीं। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड एंड फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो उसको मैंने क्या कर दिया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब वो अगर पॉजिटिव होगा तो जुड़ जाएगा, नेगेटिव होगा तो घट जाएगा जीडीपी में, ठीक है। यस, ओके, क्लियर है ना, आज पहली बार समझ में आया है। अच्छा, अंजलि जरसोटिया जी एक बार फिर से, और ये वंस टाइम, ये कोई गाना नहीं चल रहा है यहाँ पे कि वंस टाइम, वंस मोर। अगर कोई चीज़ जैसे डाउट होता है तो आप पूछो, ठीक है, लेकिन चलो मैं फिर से बता देता हूँ कि जीएनपी का मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल फिर से इसको क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है। ये वहाँ पे मान लेते हैं पर्सन ए है, ये भारतीय है, ये भारतीय है, ये पर्सन बी है, भारत के अंदर ही है, तभी भारत के अंदर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये दोनों भारत के अंदर। ये भारतीय नहीं है, ये अंग्रेज हैं ठीक है, ये अंग्रेज हैं, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया देश है, ऑस्ट्रेलिया है ना, ऑस्ट्रेलिया आपको पता है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया बताओ हमसे बड़ा है एरिया वाइज या फिर हमसे छोटा है। ये पर्सन सी है जो भारतीय है, ये है पर्सन डी, ये अंग्रेज है। वैसे अंग्रेज तो इंग्लैंड वालों को बोलते हैं, लेकिन ठीक है मान लेते हैं कि ये अंग्रेज हैं, मतलब अंग्रेज का मतलब विदेशी हैं, विदेशी। अब अंग्रेज का मतलब यहाँ पे विदेशी, फॉरेनर है, ठीक है। ये इंडियन है, ये मान लेते हैं कि ये फॉरेनर है, ठीक है, ये फॉरेनर है, ये इंडियन है, और ये अंग्रेज, ये फॉरेनर है, या फिर ये ऑस्ट्रेलियन है, ये ऑस्ट्रेलिया देश की बात हो रही है, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं इंडिया की जीडीपी को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है, मैं किस तरह से करूँगा, जीडीपी और जीएनपी दोनों को। तो जब जीडीपी की बात आएगी मैं सीधे ए प्लस बी कर दूंगा कि ए ने जितना कमाया और बी ने जितना कमाया, दोनों को जोड़ दूंगा मैं। क्यों? क्योंकि मुझे बस इतना फ़र्क पड़ता है कि अंदर हो ना, बस ख़त्म। चाहे भारत के हो चाहे कहीं के हो, फ़र्क ही नहीं पड़ता, तुम बस भारत के अंदर हो ना, बस ख़त्म। जीएनपी जब मैं कैलकुलेट करूँगा ना, तो पता है क्या करूँगा मैं, ए प्लस सी करूँगा, बस ए प्लस सी करूँगा। या फिर मैं इस काम को भी कर सकता हूँ कि दोनों को जोड़ दूँ, ठीक है, ए प्लस बी माइनस डी प्लस सी, या फिर सॉरी, हाँ इस तरह से मैं कर सकता हूँ। लेकिन वो फिर वहाँ पे मुझे वैल्यू को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, तो उसको हटा देते हैं यहाँ पे अभी, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में है कि जीएनपी में मैंने किसको जोड़ा, इंडियंस को जोड़ा। ए और सी इंडियंस थे, वो कहाँ पे रिसाइड कर रहे हैं डजेंट मैटर, इंडिया में रिसाइड कर रहे हैं या फिर किसी और कंट्री में रिसाइड कर रहे हैं, डजेंट मैटर। वो कितना वो वैल्यू और फाइनल वैल्यू ऑफ का गुड या फिर सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं, उससे फ़र्क पड़ता है, चाहे वो भारत में रह कर करें या फिर भारत से बाहर करें,
ठीक है, वो हमने बस फॉर्मूला देखा रिप्रेजेंट करने का कि अगर हमें GNP कैलकुलेट करना है तो GDP में बस हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ देना होता है, बात खत्म। अब आते हैं ये दो कॉन्सेप्ट पे, ये दोनों क्लियर हो गए, NDP और NNP पे। ये तो बहुत ही आसान है, बहुत 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 ज़्यादा आसान है। कैसे? जब हमें ग्रॉस से नेट चाहिए होता है, बाकी सब सेम है ना, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्या है अंतर? क्या है? ग्रॉस और नेट का अंतर है। वही काम यहाँ पे देखेंगे, नेशनल प्रोडक्ट, अंतर क्या है? ग्रॉस और नेट का। इसका फुल फॉर्म होता है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, NDP का फुल फॉर्म होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको बोलेंगे शुद्ध घरेलू उत्पाद। क्या बोलेंगे? शुद्ध घरेलू उत्पाद, यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, NDP इज इक्वल्स टू GDP माइनस डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन जिसको कि हिंदी में बोलते हैं मूल्यह्रास, ठीक है, मूल्य ह्रास बोलते हैं इसको हिंदी में। अब ये डेप्रीसिएशन क्या है, ये क्या चीज़ है? देखो, जब मैं आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ, जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैं लैपटॉप का यूज़ कर रहा हूँ, मैं एक पेन टैब का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, इनकी वैल्यू डिटेरियोरेट नहीं हो रही है। अब मैं ये जो लैपटॉप मैं यूज़ कर रहा हूँ 50,000 का मान लो लेके आया था, अब मैं इसको बेचने जाऊँगा तो क्या मुझे 50,000 मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। जितना मैं टाइम लगाऊंगा उतना ही कम प्राइस मिलेगा मुझे। क्यों? क्योंकि इसको यूज़ करते वक्त मैं इसका यूज़ ले रहा हूँ, तो इसके हो सकता है कि अभी जो कीपैड है वो थोड़ा सा ख़राब हो गया है, ठीक है, ये थोड़ा सा रिस्पॉन्ड कम करता है। जो मेरा टच पैड है कभी कभी लिखते रिस्पॉन्ड करना बंद कर देता है, तो मुझे फिर से वो निकालना पड़ता है, फिर से इंसर्ट करना पड़ता है। तो क्या हो रहा है? उसका डेप्रीसिएशन हो रहा है। तो क्या आपने, जो मैं सर्विस आपको प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो उससे मुझे जो फीस मिली, क्या सबको जोड़ना सही रहेगा उसमें? ना, उसमें से ये हटा दो डेप्रीसिएशन। अब डेप्रीसिएशन से पता कैसे चलेगा कितने का? वो गवर्नमेंट के होते हैं, जो गवर्नमेंट का होता है कि अगर आपका लैपटॉप है, कोई डिजिटल आइटम है, तो आप इतना जनरल डेप्रिसिएशन वो कर देते हैं। इन जनरल कंसिडर कर लिया जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तो एक साल में इतना डेप्रिसिएशन हुआ होगा। अगर कोई मशीनरी है तो उसमें इतना डेप्रिसिएशन होगा। उसके जनरल गवर्नमेंट के फॉर्मूले होते हैं, वो कौन कैलकुलेट करता भी देखेंगे, ठीक है। तो उसमें बस डेप्रिसिएशन हटा दो, क्योंकि वो एक्चुअल में तुमने वैल्यू खो दी उसकी, वो चीज़ को गुड्स या सर्विस प्रोड्यूस करते वक्त। तो ग्रॉस मतलब हो गया सारा कुछ, नेट हो गया। अब जैसे कि मैंने आपको पढ़ाया था एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में, बायो पढ़ रहे थे, ये प्लांट ने फोटोसिंथेसिस से खाना बनाया, वो उनका क्या हो गया, पूरा क्या हो गया। अगर हम बात करें प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, ग्रॉस। लेकिन उस खाने को बनाते वक्त उनका कुछ मेटाबॉलिज्म यूज़ हुआ होगा, जाइलम ने नीचे से पानी लाया होगा, ठीक है, और क्लोरोफिल काम कर रहा होगा, सारे लोग काम कर रहे होंगे वहाँ पे, तो मेटाबॉलिज्म उनका कुछ यूज़ हुआ होगा। तो उसको घटा दो तो नेट मिल जाएगा एक्चुअल वाला। तो नेट समझते हो, शुद्ध। तो ग्रॉस में तुमने डेप्रिसिएशन को घटा दिया, बस वही क्या है। अगर आप जीएनपी में ग्रॉस, जो नेशनल वाला जो प्रोडक्ट था, नेशनल वाला जो नेशनल्स कमा रहे थे, उसको अगर आपको कैलकुलेट करना है, मतलब सॉरी, अगर आपको नेट नेशनल प्रोडक्ट करना है, यानी नेशनल वाला, तो आपको क्या कर देना होगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से अभी डेप्रिसिएशन को घटा देना है। यानी कि क्या मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि अगर मुझे नेट चाहिए तो ग्रॉस में डेप्रिसिएशन घटा दो। मुझे जीडीपी में अगर मैंने डेप्रिसिएशन घटा दिया, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो मुझे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मिल जाएगी। कंट्री के अंदर कितना प्रोडक्शन हो रहा है उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद मेरे इंडियन नेशनल्स लोग कितना कमा रहे हैं भारत में रह के, या फिर भारत के बाहर नेशनल्स कितना कमा रहे हैं, टोटल मिला के उसमें डेप्रिसिएशन घटा दूंगा, तो नेट नेशनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, डोमेस्टिक का नेशनल नहीं हो गया, नेशनल का नेशनल ही है, डोमेस्टिक का डोमेस्टिक ही है, बस ग्रॉस का नेट हुआ है। इज दैट क्लियर? समराइज कर दें आपके लिए। समराइज करने के लिए अगर मान लो कि समझ में तो आ गया है, जब एमसीक्यू अटेम्प्ट करोगे तो ये दिमाग में रखना, बस बात खत्म। क्या बात है कि अगर नेट चाहिए, जैसे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट चाहिए, एनडीपी, मैं इसको शॉर्ट में लिख देता हूँ यहाँ पे, पूरा हटा के, वो तो आपको पता ही है एनडीपी जीडीपी इन सब के फुल फॉर्म क्या होते हैं। एनडीपी चाहिए तो जीडीपी में डेप्रिसिएशन यानी कि मूल्यह्रास को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, अगर तुम्हें जीएनपी से चाहिए नेट, बस नेट होगा। अगर तुमने डेप्रिसिएशन को किसी चीज़ से घटाओगे ना तो नेट मिल जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट हो जाएगा, बस ग्रॉस कीजिएगा नेट। लेकिन अगर तुम्हें जीडीपी से
अगर मुझे जीडीपी से जीएनपी चाहिए ये तो बात हो गई अलग, लेकिन अगर मुझे जीएनपी चाहिए जीडीपी से, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ ठीक है, यानी कि ग्रॉस का ग्रॉस ही है, ग्रॉस का ग्रॉस ही है, लेकिन नेशनल्स और यहाँ पे डोमेस्टिक अगर ये चाहिए ना तो आपको क्या करना होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ देना होता है। क्लियर है? क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, पूछें आपसे क्वेश्चन, आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट प्लस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, बताइए जरा इसका आंसर क्या होगा, आंसर बताइए इसका जल्दी सभी लोग। ऑल क्लियर, थैंक यू राहुल। बिल्कुल, कुछ चीज़ों के प्राइस बढ़ते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल प्रॉपर्टी अगर मैंने लेके डाल दी तो प्रॉपर्टी वो आपका अलग हो जाएगा, उसके प्राइस बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे इन जनरल जो चीज़ें यूज़ हो रही हैं किसी गुड और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते वक्त, उसकी बात हो रही है यहाँ पे। आंसर होगा यहाँ पे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। मैंने क्या किया, मैं डेप्रिसिएशन को उधर ले गया तो प्लस में हो गया, तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन को उधर लेके गया तो सिंपल ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अगर हम डेप्रिसिएशन को घटाएंगे तो ग्रॉस में घटाएंगे तो नेट मिलेगा, लेकिन अगर नेट में डेप्रिसिएशन को जोड़ देंगे तो ग्रॉस मिल जाएगा, सिंपल। क्लियर हो गया अभी यहाँ तक सभी को? ये हमने देखे डिफरेंट मेजर्स। अब ये जो जीडीपी का कॉन्सेप्ट है ना, जीडीपी का जो कॉन्सेप्ट है सबसे पहले दिया था एक हमारे इकोनॉमिस्ट थे साइमन क्यूजनेट। थोड़ा सा फैक्चुअल टाइप क्वेश्चन है इसलिए बता रहा हूँ, साइमन क्यूजनेट ने दिया था 1934 में दिया था, अगर कभी आपसे पूछ ले तो। ठीक, यहाँ तक क्लियर सबको? अब हम बात कर लेते हैं मेथड्स टू कैलकुलेट जीडीपी, या फिर आपको पहले बता देते हैं, रुक जाओ यहाँ से आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे, एंड दैट इज़ रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी में क्या अंतर होता है। चलो अब आपको हम एक एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, मैं बोलता हूँ कि मैं कंपेयर करने गया कि आज इंडिया की जीडीपी, क्योंकि मतलब कुछ लोग होते हैं ना बहुत कंपैरिजन खेलते हैं कि मोदी जी के टाइम पे बहुत अच्छा है, फिर मनमोहन सिंह जी के टाइम पे बहुत अच्छा है, तो अच्छा था। तो मान लेते हैं कि बात है ये साल 2012 की, 2012 की बात है जब कांग्रेस गवर्नमेंट थी। अब यहाँ पे कोई कांग्रेस बीजेपी नहीं करने लगेगा, ध्यान रखना। ठीक है, पॉलिटिकली न्यूट्रल रहना, जब मैं भी पॉलिटिकली न्यूट्रल हूँ और आप भी। ठीक है, तो अब वो आपकी वो सबके साथ अलग दिक्कत है। अगर मैंने जैसे कि कोई चीज़ बोल दी कि भाई मान लो कि मनमोहन सिंह जी के टाइम पे एलपीजी आया था जिससे हमारी इकॉनमी काफ़ी रिवाइव हो गई, तो बस तुरंत कोई क्या लोग बोलेंगे तो ये सर तो कांग्रेस के वो है, मतलब कांग्रेस के फ़ैन है और बीजेपी का विरोध कर रहे हैं। मतलब कांग्रेस बीजेपी को साइड रख देना, नहीं तो फालतू में ब्लॉक कर दूंगा फिर तुमको, ध्यान रखना। ठीक है, 2012 में मान लेते हैं कि चीज़ों के प्राइस, मैं एक चीज़ ले लेता हूँ, मैं बिस्किट ले लेता हूँ। ठीक है, एक कॉमन एग्जांपल इकोनॉमिक्स में जो हर कोई लेता है, बिस्किट का एग्जांपल। ठीक है, तो मान लेता हूँ बिस्किट का प्राइस तब हुआ करता था 5 रुपये का। ठीक है, मान लेता हूँ 1000 बिस्किट बिके थे उस साल, जस्ट एन एग्जांपल। ठीक है, तो कितने रुपए की, मतलब कितना एक्चुअल में वर्थ का बिस्किट बिका होगा? 5000 का, 5000 रुपये का बिस्किट बिका होगा। आज बात कर लेते हैं 2023 की, आज बात कर लेते हैं 2023 की, यानी कि अगर हम देखें तो भारत की जीडीपी इन दी बिस्कुट टर्म्स बिस्किट नहीं, बिस्कुट बोलेगा हर कोई। ठीक है, तो बिस्कुट टर्म्स अगर बात करें तो 5000 है। और 2023 में अगर बात करें आज, तो आज भी मान लेते हैं कि आज हमें ये पता चला कि या फिर मान लेते हैं कि 1000 यूनिट बिके, या फिर हमने देखा ही नहीं 1000 बिके कि क्या बिके, आपसे किसी ने आके बोला कि पता है मतलब 2012 में सिर्फ 5000 थी जीडीपी। आज अगर हम बात करें तो आज जीडीपी पता है कितनी है? 10,000 है। ठीक है, दुगनी हो गई है 2012 से। क्या बात कर रहे हो तुम, 10,000? तो तुम्हें लगेगा हाँ यार 10,000, 5000 से 10,000 हो गया, लेकिन अभी रियल पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। कैसे? 5 रुपये का तब बिस्किट बिकता था, यानी 5000 वर्थ का फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज। याद करो जीडीपी का डेफिनेशन, तो फाइनल वैल्यू क्या है? 5000 वैल्यू का बिस्किट बिका, आज 10,000 का बिक रहा है। लेकिन आज पैसा भी तो दुगना हो गया है, 5 रुपये का बिस्कुट नहीं मिलता है, 10 रुपये का बिस्कुट मिलता है। और कितना बिक रहा होगा फिर? 1000 ही बिक रहा है। ले कुछ फर्क नहीं आया है, तब भी 1000 बिक रहा था, आज भी 1000 बिक रहा है, यानी कि कुछ चेंज नहीं हुआ जीडीपी में आपका।
या फिर अगर मैं बोल दूं कि अगर कोई आपसे बोल रहा है कि पहले 5,000 वर्थ का बिस्किट बिकता था, लेकिन आज जो है बिकता है कितने का, 9,000 का। देख रहे हो कितना ग्रोथ हुआ, 4,000 का ग्रोथ हो गया। लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है, 900 बिस्किट ही बिक रहे होंगे, यानी कि और घट गया है आपका इकोनॉमी। इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का कॉन्सेप्ट। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी का मतलब क्या, यानी कि अगर मुझे 2023 का देखना है ना, तो मुझे ऐसे देखना होगा। कैसे, अगर मैं एक काम कर दूं कि आज का प्राइस ना लूं, मैं तभी का प्राइस ले लूं 2012 का। क्या प्राइस का बिस्किट था, 5, कितना बिक रहा है, 900, तो 4500 का ये जीडीपी है एक्चुअल में। तो ये क्या हो गई, रियल जीडीपी। पहले क्या देख रहे थे, नॉमिनल जीडीपी। रियल जीडीपी कब मिली तुमको, जब तुमने एक बेस ईयर लिया, और तुमने क्योंकि एक बेस ईयर लिया, इसी को बोलते हैं बेस इफेक्ट। क्या बोलते हैं, बेस इफेक्ट बोलते हैं। और जो नॉमिनल जीडीपी होती है, नॉमिनल जीडीपी ये किस में कैलकुलेट हुई, ये कांस्टेंट प्राइसेस पे कैलकुलेट हुई। कांस्टेंट प्राइसेस का मतलब क्या होता है कि आपने एक ईयर के प्राइसेस को कांस्टेंट रख लिया। अब 2013 में, 14 में, 23 में, 25 में, 30 में, 2040 में जब भी कैलकुलेट करोगे तो 2012 के प्राइसेस लोगे, आपने प्राइस को कांस्टेंट कर दिया। नॉमिनल जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं करंट प्राइसेस में, कि आज कितनी कीमत है करंट प्राइसेस में, वर्तमान मूल्यों में कितनी इसकी अच्छी कीमत है, वो उसको नॉमिनल। लेकिन नॉमिनल जीडीपी हमेशा रियल जीडीपी से ज़्यादा ही निकल के आएगी, क्योंकि चीज़ों के दाम बढ़ते रहते हैं। उसको बोलते हैं इन्फ्लेशन। कल से पढ़ेंगे इन्फ्लेशन, आज हम लोग को पढ़ना है ये। तो नॉमिनल जीडीपी में क्या है, आपने इन्फ्लेशन, रियल जीडीपी में आपने क्या किया, इन्फ्लेशन को हटा दिया। कैसे, बेस इफेक्ट को लाके, बेस ईयर को लाके आपने इन्फ्लेशन को हटा दिया। यहाँ पे क्या, ये इन्फ्लेशन एडजस्टेड नहीं है, इट इज़ इन्फ्लेशन एडजस्टेड, बट नॉट दी नॉमिनल जीडीपी। इसी को हमारे इरविन फिशर भैया ने, इस पे क्वेश्चन सीजीएल सीएचएसएल अभी रिसेंट में पूछे गए हैं, इरविन फिशर भैया ने इसी को बोला था कॉन्सेप्ट ऑफ मनी इल्यूजन, कॉन्सेप्ट ऑफ मनी इल्यूजन। अब जब कल इसको पढ़ेंगे इन्फ्लेशन को, तब और ढंग से इसको समझ में आएगा कि ये होता है कि चीज़ों के दाम एक्चुअल में, आपको लगता है कि देखो जैसे हमारी सैलरी बढ़ गई, देखो हम भाई पहले आज से 10 साल पहले सैलरी हमारी 20,000 प्रति महीना थी, आज 40,000 हो गई, लेकिन भाई इन्फ्लेशन भी तो इतना हो गया। तो इसको बोलते हैं मनी इल्यूजन। समझ गए कि नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, रियल जीडीपी क्या होती है। इसको कैलकुलेट करने के लिए हमारे जो इकोनॉमिस्ट हैं, एक जीडीपी इन्फ्लेटर नामक एक टूल, जिसको अपस्फीति कारक बोलते हैं हिंदी में, उसका यूज़ कर लेते हैं। जीडीपी इन्फ्लेटर, हिंदी में इसको बोलते हैं अपस्फीति कारक। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है कि आप ऊपर रख दो नॉमिनल जीडीपी को, ऊपर क्या रख दो, नॉमिनल जीडीपी को, और नीचे रख दो रियल जीडीपी को, और मल्टीप्लाई कर दो 100 से। जैसे फॉर एग्जांपल नॉमिनल हमेशा ज़्यादा होती है रियल से, तो नॉमिनल मतलब विदाउट एडजस्टेड टू इन्फ्लेशन। करंट प्राइसेस पे 120 करोड़ है, पहले 100 करोड़ थी, इनटू 100, तो जीडीपी डिफ्लेटर की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी आपकी, ये निकल के 120, सिंपल। ठीक है, तो ये होता है आपका जीडीपी डिफ्लेटर, अपस्फीति कारक इसको बोलते हैं, जहाँ पे आप नॉमिनल जीडीपी को ऊपर रखते हो, रियल जीडीपी को नीचे, इनटू 100। यहाँ तक सभी को चीज़ें समझ में आई, तो हम बढ़ते हैं मेथड्स टू कैलकुलेट जीडीपी। बताइए, राइटिंग खतरनाक है, वो तो है यार, अवार्ड मिल चुके हैं काफ़ी बार मुझे तो। ठीक है, वो तो खतरनाक है राइटिंग। ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया, राइटिंग कंपटीशन खेले नहीं जा रहे हो वहाँ पे, समझ में आया कि नहीं आया, ये समझ में आ रहा है कि नहीं कि रियल जीडीपी, ये समझ में आ रहा है कि नहीं कांस्टेंट प्राइसेस। ये तो मुझसे कभी एक्सपेक्ट मत करना कि मैं तुमको ऐसे बना के दिखाऊंगा कांस्टेंट। और रुक जाना बेटा, आराम से राइटिंग बना ले, क्योंकि नोबेल प्राइज़ हो सकता है हमको मिल जाए, और ऐसा मत एक्सपेक्ट करना हमसे, है कि नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं, बस वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर कोई चीज़ अगर इस सही नहीं समझ में आ रहा है कि क्या लिखा हुआ है, तो आप बताओ, उसको मैं करेक्ट कर दूंगा। ठीक है, नो संजीवनी जी, अगर हम बात करें रियल जीडीपी, हाँ बिल्कुल ये सही है कि रियल जीडीपी 4500 होगी और नॉमिनल वाली 9000, बिल्कुल यस।
गजब, ओके। रियल जीडीपी रिपीट कर दीजिए राहुल जी। राहुल जी, रियल जीडीपी कब में क्या होता है कि हम इन्फ्लेशन को हटा देते हैं। जैसे चीज़ों के दाम पहले 5 रुपये थे, आज 10 रुपये हो गए। कितने का इन्फ्लेशन? अब इन्फ्लेशन मैंने नहीं पढ़ा है, आपको कल पढ़ाऊंगा, तो इस वजह से मैं बार बार टर्म यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मतलब इन्फ्लेशन ऐसा समझ लो चीज़ों के दाम बढ़ गए हैं, ठीक है, तो वो मैंने हटा दिया है। समझ रहे हैं आप? जैसे कि फॉर एग्जांपल आप पहले 10 रुपये में एक बिस्किट का पैकेट खरीद सकते थे, या फिर पहले 5 रुपये में एक बिस्किट का पैकेट खरीद सकते थे, लेकिन अब वही वही बिस्किट है, कोई चेंज नहीं है। पार्ले जी है, सब कुछ वही है, वही बच्चा छोटा सा छपा हुआ है, कुछ चेंज नहीं है। पीली पीली पन्नी है, एक 10 रुपये लगते हैं आपको। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो क्या आपकी इनकम बढ़ गई है क्या? आपके 5 रुपये से अगर 10 रुपये, नहीं बढ़ी, क्योंकि चीज़ों के दाम भी तो बढ़ गए हैं। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं मेथड्स टू कैलकुलेट जीडीपी। हमने अभी जो देखे थे वो डिफरेंट मेजर्स और एग्रीगेटर रिप्रेजेंट करने के तरीके थे। नाउ कमिंग ऑन टू द मेथड्स टू कैलकुलेट जीडीपी। सकल घरेलू उत्पाद को कैलकुलेट करने के जो डिफरेंट तरीके होते हैं, 3 तरीके पढ़ेंगे मुख्यतः। पहला है वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड को प्रोडक्शन मेथड भी बोल देते हैं। क्या? प्रोडक्शन मेथड। चलो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। एग्जांपल तुम्हें देते हैं जैसे कि चलो मैं एक चीज़ कोई मान लेता हूँ कि मैं केक ऑर्डर करता हूँ, ठीक है। मैं एक केक ऑर्डर करता हूँ कि भाई आज टीचर्स डे है, स्टूडेंट्स के लिए आज एक केक ऑर्डर करो, और बहुत बड़ा सा केक मंगाओ भाई, बहुत बड़ा होना चाहिए जो जैसे सब हर स्टूडेंट का पेट भर जाए, ठीक है। तो मैंने एक केक ऑर्डर किया, वो केक मुझे पड़ा मान लेते हैं, क्योंकि काफ़ी, लेकिन थोड़ा रियलिस्टिक नंबर ले लेते हैं, अगर बड़ा केक होगा तो फिर काफ़ी महंगा आएगा, लेकिन मान लेते हैं कि रियलिस्टिक नंबर लेते हैं जो इन जनरल होता है कि 1000 रुपये का केक आया, ठीक है, 1000 रुपीज़ का केक आया, राइट। अब क्या आपको लगता है कि 1000 रुपये वो पूरा बनवाई होगी? नहीं, उसके खुद के प्रॉफिट होंगे, खर्चे होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इसमें रॉ मटेरियल लगा होगा, ठीक है। एक तो हो गया कि रॉ मटेरियल, यहाँ पे मैं लिखता हूँ रॉ मटेरियल लगा होगा। क्या लगा होगा? ठीक है, रॉ मटेरियल में अंडे वाला अगर मान लेते तो अंडे का कुछ लगा होगा, ठीक है, अंडे का कुछ प्राइस होगा, यानी एक्स का कुछ होगा अगर अंडे का है, ठीक है। कुछ मान लेते हैं इसमें वो जो क्या होता है ब्रेड का प्राइस होगा। मान लेते हैं अंडे का प्राइस था 50 रुपये, ब्रेड का प्राइस था 30 रुपये, और क्रीम का, इसमें जो क्रीम लगाई गई उसका प्राइस था 50 रुपये, ठीक है। और इसमें जो मेहनत मजदूरी करी गई बंदों के द्वारा, लेबर जो कॉस्ट था, बिकॉज 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, मैंने आपको बताया था अगर आपको याद हो। 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जब कोई चीज़ प्रोड्यूस करी जाती है तो किसी ज़मीन में प्रोड्यूस की जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर वो केक वाला है, बेकरी है, कहीं दुकान खोल रखा होगा तो उसका कोई लैंड होगा, लेबर कोई उसमें लेबर लगी होगी जो काम कर रही होगी, कैपिटल लगा होगा, कुछ पूंजी लगी होगी बिज़नेस को स्टार्ट करने में, है कि नहीं। और एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है उद्यमशीलता, यानी कि अगर मैं बिज़नेस स्टार्ट हर किसी के बात के नहीं होती ना बिज़नेस स्टार्ट करना। अगर मेरे पास लैंड है, मेरे पास लेबर है, मेरे अब ऐसा नहीं कि किसी के पास मान लो पैसा है तो बिजनेसमैन बन जाएगा, वो कुछ भी बिज़नेस स्टार्ट कर देगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है यूजुअली। एक सेकंड रुकिएगा। उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स भी चाहिए, बिजनेस करने की स्किल्स चाहिए, ठीक है, और वही मेरा प्रॉफिट होगा, सिंपल। तो ये जो डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, तो जैसे उसमें मान लेते हैं कि उसने लेबर कॉस्ट उसकी 50 रुपये लगी, ठीक है, एक सेकेंड, लेबर कॉस्ट उसकी लगी उसमें 50 रुपये, और उसने बोला कि जो रेंट वगैरह भी, रेंट भी अगर मैं आपके एक केक के प्राइस में जोड़ दूँ तो रेंट मेरा उस एक केक के लिए 20 रुपये लगा, तो 70, 30, 100 और 100, 100, 200, तो 200 रुपये का केक था और आपको 1000 रुपये में बेचा गया। एक्चुअल में होता भी यही है। एक्चुअल में ये तो मैंने ज़्यादा बोल दिया, 200 नहीं तो 100 रुपये केक होते हैं, 1000 में आपको बेचा जाता है, चपकाया जाता है और बड़े मन से खाते हैं। लेकिन ये भी लगता है कि नहीं मंगाएंगे तो गुस्सा हो जाएंगे लोग, भाड़ में गए गुस्सा। केक वेक मत मंगाया करो, मैं बता रहा हूँ, घर में बनवाया करो, ठीक है। वो देख लेना यूट्यूब वगैरह में, मैंने तो प्रण ले लिया कि भाई अब से नो केक, बाहर का केक, क्योंकि पता है मैं अभी देख रहा था कैसे शार्क टैंक शो आता है,
तो उसमें मतलब बता रहा था कि कितना ज़्यादा मार्जिन, मतलब ना के बराबर, मतलब उसमें ज़रा सा ये होता है और उसने फिर बताया कि इतना ज़्यादा मार्जिन होता है। तो मतलब वो क्यों कंज्यूम कर रहे हो, ना तो आपका हेल्थ बेनिफिट है उसमें, ना कुछ है, बस मुंह में लगा सकें दूसरे के। ये फर्जी की चीज़ें करना बंद करो, घर में केक बनाओ, नहीं तो घर में मम्मी से खीर भी बनाओ, ठीक है। पहले तो वो मम्मी लोग बनाती थी वो खोए का केक, है ना। अब तो अगर खोए का चलो नहीं अच्छा लगता, तो मैं चॉकलेट का अच्छा लगता है, तो वो बिस्किट और ब्रेड वगैरह से बिस्किट वगैरह करके और बनता है केक, बहुत अच्छा बनता है। मम्मी से बताइएगा अब, या फिर हो सकता है आपकी मम्मी बनाती भी हो, तो वो करिए, तो उससे मम्मी को भी अच्छा लगेगा और पैसा भी बचेगा और हेल्थ भी बचेगी, सब कुछ बचेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल वो, चलो वो सारी चीज़ें छोड़ते हैं, तो अभी मेन मुद्दे की बात पे आते हैं कि 200 बेच कितने पर है, 1000 पे, तो वैल्यू कितनी ऐड हुई, वैल्यू कितनी ऐड हुई इस रॉ मटेरियल पे, कितनी वैल्यू ऐड हुई, 800। यानी मैंने क्या किया, फाइनल प्राइस को रॉ मटेरियल के प्राइस से घटा दिया, तो वो होता है वैल्यू एडेड मेथड, प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन में करने में कितना पैसा लगा, इसको बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड। यानी कि इसका फॉर्मूला होता है आउटपुट माइनस इनपुट। ये जो मैंने रामायण कथा बताई आपको समझाने के लिए बताई, ताकि आप इसका फॉर्मूला जन्म जन्म तक याद रख सकें, 7 जन्म तक याद रख सकें कि आउटपुट में इनपुट घटा देते हैं तो वैल्यू एडेड मेथड मिल जाता है। दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड है इनकम मेथड। दूसरा मेथड क्या है, इनकम मेथड, कि आपको इनकम कितनी हुई। आज हम पर्सनल इनकम भी देखेंगे, पर्सनल इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए एक तो मतलब डिफरेंट तरीके होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सर्विस कर रहा हूँ, मतलब आप गवर्नमेंट जॉब में, तो आप कोई एक एम्प्लॉई हो, जैसे अगर आप गवर्नमेंट जॉब में तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो, ठीक है। किसी प्राइवेट कंपनी में तो आप प्राइवेट कंपनी के एम्प्लॉई हो। तो जो कंपनसेशन आपको मिल रहा है, यानी कि जो सैलरी मिल रही है, तो कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़। वैसे मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन कैसे बनता है, पता है। ये पूछेगा कि भाई कितने मेथड्स होते हैं जीडीपी कैलकुलेट करने के, इनमें से कौन सा मेथड नहीं है कैलकुलेट। ये तो शायद ही पूछे कि आउटपुट माइनस इनपुट, पूछ भी लेगा तो हमें पता है। लेकिन वो पता है क्या क्वेश्चन पूछता है, अभी देखेंगे क्वेश्चन, कि इनमें से कौन सा मेथड नहीं है टू कैलकुलेट जीडीपी। जो लोग पीवाई की सीरीज़ को फॉलो कर रहे होंगे उन्हें पता है, वो हम लोगों ने इस तरह क्वेश्चन देखे हैं। 4 लिख देगा और 3 ये हैं, एक तो वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड और फिर एक्सपेंडिचर मेथड, चौथा कुछ अपने आप से बना के लिख देगा वो, ठीक है। तो वो नहीं होगा, सिंपल, ठीक है। ये चीज़ें तो बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इसमें ये चीज़ें होती हैं, यूजुअली पूछी जाती नहीं, अभी तक तो मैंने नहीं देखी है। कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़, ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस मतलब क्या हो गया, ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब है मैं कुछ एम्प्लॉय नहीं हूँ, मैं क्या है कि मैंने कुछ ज़मीन रेंट पे दे रखी तो मैं पैसा उठाता हूँ, मैंने कोई किताब लिखी है तो मैं उससे रॉयल्टी फ़ीस लेता हूँ, जैसे कि जो किताब लोग लिखते हैं तो रॉयल्टी फ़ीस मिलती है। या फिर अगर मान लो कि मैंने कोई एक ऐसी चीज़ बनाई, या फिर मैंने कोई गाना बनाया है, कोई ऐसा मैंने गाना बनाया है कि बचपन का प्यार भूल नहीं जाना यार, ठीक है। तो इस तरह का मैंने कोई गाना बनाया जैसे, ठीक है। अब वो काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं, बादशाह जैसे लोग जिनके पास कोई खुद का ओरिजिनल सॉन्ग नहीं है, टोनी कक्कड़ जैसे लोग खुद का कुछ नहीं है, तो वो क्या करेंगे, मुझे रॉयल्टी फ़ीस देंगे कि भाई हम तुम्हारे बचपन का प्यार लेना चाहते हैं और अपना उसमें थोड़ा बहुत ऐड करके मसाला, छपरी टाइप के लोग तो देख ही लेंगे, सुन ही लेंगे, तो वो हम बनाना चाहते हैं, तो अब वो फिर मुझे रॉयल्टी दे के जाएंगे, ठीक है। तो वो ऑपरेटिंग सरप्लस वो में आता है, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, ये सब। और तीसरा होता है हमारा मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम का मतलब होता है जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, जैसे कि जो कहीं पे काम नहीं कर रहे हैं, उनका जो पूरा मिक्स्ड इनकम मतलब ये है कि वो जिनको प्रॉफिट बिजनेस से मिल रहा है। ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं यूजुअली इनकम मेथड में, यानी इनकम से मैंने कैलकुलेट किया। अभी पर्सनल इनकम भी देखेंगे कि पर्सनल इनकम कैसे कैलकुलेट होती है। एंड द थर्ड मेथड इज एक्सपेंडिचर मेथड। इसको मैं अलग से लिखूंगा बिकॉज इस पर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसके फॉर्मूले पे, तो ये ध्यान से समझिएगा जरा। एक्सपेंडिचर मेथड वाला इंपॉर्टेंट है, इसमें जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा वो, ठीक है। एक्सपेंडिचर मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला होता है C प्लस G प्लस I प्लस X माइनस M। PYQ जो सीरीज़ फॉलो कर रहे होंगे उनको समझ में, और ये तो देखा देखा लग रहा है, बिल्कुल ये बहुत पूछता है आपसे। ये क्या है एक्सपेंडिचर मेथड पे, एक्सपेंडिचर का मतलब है खर्चा, यानी कि तुम खर्चे को कैलकुलेट कर लो तो अभी तुमको नेशनल इनकम मिल जाएगी। किसका खर्चा, हाउस होल्ड का खर्चा, जो हम लोग, जैसे मैंने एक साबुन खरीदा, मैंने तेल खरीदा, मैंने बहुत सारी चीज़ें खरीदता हूँ मैं, ठीक है। तो वो कंजम्पशन में आएंगी, हम लोग बहुत सारी चीज़ें खरीदते हैं तो उसको बोलते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, C से डिनोट किया जाता है, ठीक है। फिर अगर बात करें G से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट भी काफ़ी सारा एक्सपेंडिचर करती रहती है, रोड बनवाती है, या फिर बहुत मान लेते हैं कि कोई पब्लिक टॉयलेट्स बनवाए उसने, या फिर उसने मान लेते हैं जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम चलती रहती हैं उसकी, तो वो अपने खर्चे कर रही है, ठीक है। तीसरा है इन्वेस्टमेंट।
आई से है इन्वेस्टमेंट, किससे क्या है ये भी इंपॉर्टेंट है, अभी मैं कहता हूँ कैसे, एक बार इसने घुमाया क्वेश्चन। तो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट मतलब कि एक कोई अडानी जी है हमारे, उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है, या फिर कोई बाहर की कंपनी है, वॉलमार्ट है, उसने भारत में निवेश कर रखा है। तो ये निवेश, ये क्या हो गया हमारा उपभोग। बहुत सारे तरह के भोग होते हैं, उनमें से एक उपभोग होता है, ठीक है। तो जो उपभोग है वो आता है सरकारी जो खर्चे हो गए, और ये हो गया आपका निवेश, ठीक है। और ये प्लस ब्रैकेट में x माइनस एम क्या लिखा है, x से हो गया एक्सपोर्ट, m से हो गया इंपोर्ट। याद कैसे रखेंगे, दूसरे लेटर को पकड़ लो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में, x माइनस एम। एक बार सवाल उसने पूछा, ये फॉर्मूला था, बोला फॉर्मूला भी लिख दिया उसने, बोलता इसमें से इंपोर्ट कौन सा है, C है, G है, I है, M है। तो लोगों का I से तो इंपोर्ट होता है, बस मार दिए, गलत हो गया। I से इन्वेस्टमेंट है, इंपोर्ट M से, ध्यान रखना है चीज़ को। और प्लस x माइनस एम इसलिए लिखा है ताकि जो भी नेट में आएगा, नेगेटिव में पॉजिटिव में, उस हिसाब से आपका हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस x माइनस एम, x से एक्सपोर्ट और m से है आपका इंपोर्ट। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ये डिफरेंट मेथड्स होते हैं टू कैलकुलेट GDP। यहाँ तक सभी को क्लियर है कि नहीं है? सर की फीलिंग बाहर आ रही है, क्या करें, फीलिंग तो बाहर आ ही जाती है, फीलिंग आना भी ज़रूरी है। अब आपको कोई चैट GPT तो पढ़ा नहीं रहा है आपको, है ना, यही अंतर है चैट GPT और ह्यूमन से पढ़ने में। नहीं बेटा, मिनाटो नामिकाजे बताना नहीं होता है, ठीक है, बस फील करना होता है उसको। क्लियर, ओके। अब हम देखते हैं पर कैपिटा इनकम क्या होती है सर, पर कैपिटा इनकम क्या होती है। बस हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद पर्सनल इनकम, और फिर देखना क्वेश्चन कैसे खटाखट लगेंगे आपसे। पर कैपिटा इनकम ये क्या चीज़ होती है? पर कैपिटा इनकम कुछ नहीं होता है, बस ये होता है कि टोटल इनकम, या फिर मैं बोल दूँ नेशनल इनकम क्या है देश की, अपॉन कितने लोग रह रहे हैं, नंबर ऑफ, या फिर पॉपुलेशन, बस ख़त्म। आप एवरेज में यही फॉर्मूला तो लगाते हो जब एवरेज निकालते हो। जैसे मैंने बोला कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बोला कि मैंने आज टीचर्स डे है, स्टूडेंट्स मेरे पास आए, तो स्टूडेंट ने, किसी ने कोई मुझे बहुत प्यार करता था, उसने मुझे 2 पेन दिए, किसी ने 10 पेन दिए, किसी ने 5 पेन दिए, सब ने पेन ही दिए, सब ने पेन दिए, किसी ने 2, किसी ने 5, किसी ने 10, किसी ने 1, किसी ने दिया ही नहीं और किसी ने 100 पेन दे दिए मुझे, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा, मैं कैसे उसको रिप्रेजेंट करूँ कि भाई एक स्टूडेंट ने मुझे कितना दिया, तो मैं बोलूँगा सारे जोड़ दो अपॉन कितने स्टूडेंट थे, बस वो एवरेज वाला कॉन्सेप्ट, वो होता है पर कैपिटा इनकम। अब एक होता है परचेजिंग पावर पैरिटी। इस पर कभी मैंने क्वेश्चन देखा नहीं है, लेकिन अगर पूछ ले तो क्या होता है वो समझ लो। परचेजिंग पावर पैरिटी, परचेजिंग पावर पैरिटी ये है एक 2 कंट्रीज़ को कंपेयर करने का एक तरीका होता है। जैसे कि GDP होता है ना, GDP, तो वैसे ही होता है एक GDP, जैसे करंट प्राइसेस, कांस्टेंट प्राइसेस, ऐसे एक चीज़ होती है परचेजिंग पावर पैरिटी। बहुत आसान है, मैं बताता हूँ। जैसे कि इसमें हम करते क्या है, एक कॉमन बास्केट ऑफ गुड ले लेते हैं, अ कॉमन बास्केट ऑफ गुड्स ले लेते हैं। 2 कंट्रीज़ को मुझे कंपेयर करना है, जैसे कि मान लेते हैं ये USA है और ये हमारा प्यारा भारत है। क्या सर USA प्यारा नहीं है? वो मुझे नहीं पता, लेकिन हमारा भारत प्यारा है, बस, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि कुछ कॉमन बास्केट ले लेते हैं, साबुन, ठीक है, सोप नहीं बोलेगा कोई, साबुन, ठीक है, साबुन ले लेते हैं, बिस्कुट ले लेते हैं, ठीक है, बिस्कुट ले लेते हैं, जो एक कॉमन, जो मतलब वही सेम, मान लेते हैं ब्रिटानिया का, जो यहाँ पे कंज्यूम होता है, यहाँ पे सेम, ठीक है, बिस्कुट हो गया। एक मान लेते हैं बर्गर हो गया, अंडे वाला बर्गर, ठीक है, जो सेम बर्गर है। और एक मान लेते हैं तेल ले लिया कोई। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे इंडिया में उस साबुन की कीमत कितनी है, 10 रुपये। USA में कितनी है? USA में तो भाई $1 है, $1 तो 80 रुपये का होता है, वहाँ $1 से तो नीचे चीज़ ही नहीं आती। बिस्कुट भी यहाँ पे 10 रुपये का, वहाँ पे $1 का है। बर्गर यहाँ पे 50 रुपये का मिलता है, वहाँ $2 का मिलता है, यानी 160। तेल यहाँ पे मिलता है मान लेते हैं कि 100 रुपये का, और वहाँ पे वो जो तेल मिलता है वो $3 का मिलता है, यानी कि 240 का। तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 10, 10, 20, 50, 70, और 100 जोड़ देंगे 270। यहाँ पे जोड़िए 400 हो गया ये, ठीक है, 400 और 560, ठीक है। तो एक्चुअल में इसमें क्या होता है कि हम अब एक तरह से देखें तो 270 रुपये हमारे यहाँ पे प्राइस है,
570 वहाँ पे, अगर प्राइस मतलब रुपीज़ में अगर बात करें तो उसके हिसाब से तो दिख रहा है कि भाई यूएसए तो बड़ा अमीर देश है, अगर हम यहाँ पे देखें तो यूएसए में अमीर दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये इन्फ्लेटेड है। इन्फ्लेटेड मतलब ये है कि वहाँ पे वहाँ की इकोनॉमीज़ इन्फ्लेटेड हैं, क्योंकि कन्वर्जन रेट ज़्यादा है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि 570 वर्थ की, हमारी 270 उनके 570 की बराबर है, लेकिन देखने में तो 570 बड़ा है ना। तो एक्चुअल में परचेजिंग पावर पैरिटी को कॉमन बास्केट ऑफ गुड्स से लेके दो कंट्रीज की इकोनॉमी को कंपेयर करते हैं, ताकि रियल चीज़ पता चल सके कि किस कंट्री की, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया जीडीपी टर्म्स में 5वें नंबर पे आता है, 5th पे, लेकिन अगर परचेजिंग पावर पैरिटी की बात करने लगे ना तो 3रे नंबर पे आता है आफ्टर यूएसए एंड चाइना। क्यों? क्योंकि दो कंट्रीज़ को हमने इसलिए पछाड़ दिया क्योंकि उनकी इकोनॉमी थोड़ी इन्फ्लेटेड थी, इसलिए जब हमने कॉमन बास्केट ऑफ गुड से कंपेयर किया तो पता चला इंडिया बेटर है उन कंट्रीज से। बस ये है, समझ में आए तो ठीक, ना समझ में आए तो और भी ठीक, वैसे तो आ गया होगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आखिरी कॉन्सेप्ट की, एंड दैट इज़ पर्सनल इनकम। बहुत आसान है पर्सनल इनकम। अभी तो देश की इनकम निकाल रहे थे, अब एक पर्सनल इनकम निकालेंगे, हर एक की इनकम। उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये होता क्या, डिफाइन कर लेते हैं इसको। टोटल इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल अर्नड फ्रॉम ऑल द सोर्सेस, अर्नड फ्रॉम ऑल द सोर्सेस बिफोर टैक्सेस, ऑल द सोर्सेस बिफोर टैक्सेस। यहाँ जब आफ्टर लिख देंगे ना तो चेंज हो जाएगा पर्सनल इनकम से। कैसे, वो देखते हैं अभी। देखो, टोटल किस एक इंडिविजुअल ने, जैसे फॉर एग्जांपल मैं हूँ, ठीक है, मैंने भी टैक्स नहीं भरा है, उसके पहले मेरी इनकम कितना है उसको पर्सनल इनकम बोलते हैं। इसका एक जनरल फॉर्मूला दे रहा हूँ, ये शायद जनरली आपको बुक्स वगैरह में नहीं मिलेगा, उसमें अलग तरह से पूछेगा आपसे सवाल, लेकिन एक मैं जो चीज़ आपको बता रहा हूँ ना, इसको दिमाग में रखो, पर्सनल इनकम का सारा क्वेश्चन हो जाएगा। और आता है क्वेश्चन, अभी देखेंगे, ठीक है, जब क्वेश्चन करेंगे तो पर्सनल इनकम में एक चीज़ याद रखना, तुम्हें नेशनल इनकम उठा लो, उसमें एक चीज़ जोड़ दो, एक घटा दो, इनकम रिसीव्ड जोड़ना है, माइनस कर देना है इनकम अर्नड, इनकम रिसीव्ड नॉट अर्नड, और घटा देना है इनकम अर्नड माइनस नॉट, सॉरी, इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। ठीक है, इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड। अब कुछ लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं, मतलब फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि गवर्नमेंट ने मुझे कोई सब्सिडी दी 1000 रुपये, जैसे कि गवर्नमेंट ने बोल दिया कि सबको 1000 रुपये, सबको 1000 रुपये। या फिर मान लेते हैं कि जितने भी मध्य प्रदेश में भी क्या बोला शिवराज सिंह ने कि सबको 1000 रुपये, हर मतलब महिला को 1000 रुपये। तो क्या उन महिलाओं ने जिनको 1000 रुपये मिले, उन्होंने क्या उसको अर्न किया है? क्या अर्न का मतलब उन्होंने क्या कुछ उसके अवज में क्या गुड एंड सर्विस कोई प्रोड्यूस करी है? क्या नहीं करी है, उनको रिसीव हुई है वो चीज़, लेकिन उन्होंने अर्न कमाई नहीं है उस चीज़ को। उसको जोड़ देना है आपने और घटा देना है अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, बट नॉट रिसीव्ड। ये कैसी इनकम है कि अर्न तो करी है लेकिन रिसीव नहीं हुई है? सर टैक्सेस, लेकिन मैंने तो बोला बिफोर टैक्सेस। आपके दिमाग में आ सकता है कि टैक्सेस वो चीज़ होती है जो अर्न किया जाता है लेकिन मिलता नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट लेके चली जाती है, लेकिन मैं तो बोल रहा हूँ बिफोर टैक्सेस। टैक्स का इसमें कोई लेना देना ही नहीं है। यानी कि इसमें वो चीज़ें आती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ तो मेरा पीपीएफ में कुछ पैसा कट रहा होगा, प्रोविडेंट फंड का कुछ पैसा कट रहा होगा जो सरकार काट रही है मेरे इनकम से, और वो मुझे आखिर में रिटायरमेंट में देगी। वो क्या है, मैंने अर्न तो किया लेकिन मुझे मिला नहीं, वो अभी नहीं मिला मुझे, वो ये होता है। अब इसमें वो कुछ भी डाल दे, पता है क्या करेगा? वो डाल देगा कि बताओ इसमें से कौन सा सही है। तो पर्सनल इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम, इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इस तरह से, ट्रांसफ़र पेमेंट्स प्लस ट्रांसफ़र पेमेंट्स माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉरपोरेट प्रॉफिट। बिल्कुल सही है। क्यों 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 क्यों? ट्रांसफ़र पेमेंट का मतलब है वो मुझे रिसीव हो गया लेकिन मैंने अर्न थोड़ी ना किया था। ट्रांसफ़र पेमेंट मतलब जैसे गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी, कुछ और लोक लुभावन कुछ ऐसा दे दिया, ट्रांसफ़र पेमेंट है। ठीक। अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉरपोरेट प्रॉफिट की मैंने एक कंपनी में निवेश कर रखा था, फॉर एग्जांपल रिलायंस का मैंने स्टॉक ले रखा था, उसको प्रॉफिट हुआ लेकिन अभी उसने मुझे दिया नहीं,
या फिर सॉरी बोल सकते हैं कि उसने मतलब एक प्रॉफिट हो गया, उसको मुझे अर्न हो गया, बट वो मुझे उसने अभी दिया नहीं, मतलब मुझे रिसीव नहीं हुआ, तो उसको मुझे माइनस कर देना है। बस ये याद रखना है, इसके बाद वो कुछ भी जोड़ता जाए। अब इसमें मैं अगर मैं तुमसे बोलूँ कि पीपीएफ ऐसा लिख दूँ, मनी पीपीएफ मनी, उसको जोड़ेंगे ही घटाएंगे, तो तुम पूछो कि ये रिसीव्ड किस में आएगी, इनकम रिसीव नॉट अर्नड या फिर इनकम अर्न नॉट रिसीव्ड। तो ये पीपीएफ वाला वो पैसा होता है जो अर्न तो किया जाता है लेकिन मिलता नहीं है, यानी इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, तो माइनस कर देना है। तो क्या प्लस करना है, क्या माइनस करना है, आप समझ गए पर्सनल इनकम में। अब यहाँ पे एक होता है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, आखिरी है, बिल्कुल आखिरी है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। ये तो बहुत ही आसान है, क्यों? पर्सनल डिस्पोजेबल का मतलब पता है इसका क्या होता है? मतलब ये होता है कि तुम्हारे हाथ में कितना पैसा आया खर्च करने के लिए। जैसे कि हम अशोक दलवाई कमेटी बैठी थी, उसने बोला फार्मर की इनकम डबल कर देंगे 2022 तक। अरे भाई डबल तो कर दोगे लेकिन इन्फ्लेशन भी तो आ जाएगा। ये क्रिटिक दिया था काफ़ी लोगों ने कि भाई उनका डबल तो तुम, ये काफ़ी लोगों ने तो नहीं दिया था, ये तो मतलब किसी ने नहीं दिया था एक्चुअल में, लेकिन हाँ जब जब यूपीएससी की प्रिपरेशन के टाइम पे ये काफ़ी क्रिटिक लिखने को बोला जाता था कि जब भी ऐसे राइटिंग में, खैर या फिर आंसर राइटिंग में, तो ये होता है कि आप जैसे फॉर एग्जांपल अशोक दलवाई कमेटी ने बोला कि आज मान लेते हैं 100 रुपये अर्न कर रहे हैं, 1000 रुपये अर्न कर रहे हैं हमारे, या फिर 2000 रुपये अर्न कर रहे हैं फार्मर्स मंथली, उनका हमें 4000 करना है 2022 तक। मान लेते हैं कि आज ये 2011 की बात करें, 2022 तक पता चला कि इन्फ्लेशन हो गया और एक्चुअल में 2022 में 2011 में 2000 रुपये में वो जितनी चीज़ें खरीद पा रहे थे आज तो 4000 में भी नहीं खरीद पा रहे हैं, तो एक्चुअल में डबल नहीं हुई वो। तो डिस्पोजेबल का मतलब ये होता है कि आपके पास खर्च करने योग्य कितना पैसा है उसको बोलते हैं। तो आपने क्या कर देना है, आपने पर्सनल इनकम से टैक्स को घटा देना, ख़त्म। जब मैंने कोई धनराशि कमाई, गवर्नमेंट बोलती है रुको जरा, इधर लाओ जरा टैक्स लाओ, अब ये लेके घर जाओ तुम। तो जो घर लेके आते हैं खर्च करने के लिए वो होती है पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम। बात खत्म। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पे, करिए क्वेश्चंस। खत्म हो गया सब आपका, यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक सभी को? इतना ही था बस आपका। अब देखिए क्वेश्चन कैसे झट 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 होंगे, ठीक है। जूही कल कहाँ थी? बेटा जूही यहीं थी, क्वेश्चन करो जरा पहले तुम, जूही कहाँ थी? ड्रीम 11 के पूल प्राइस, पूल किस में आई क्या? बसंती रॉय पूछ रहे हैं सर क्यों किसी को वफा के बदले वफा नहीं मिलती? बेटा यहीं से डंडा फेंक के मारेंगे, सब कुछ मिल जाएगा, ध्यान रखना। फिर सी आंसर आ रहा है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स ऑफ द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम द फॉर्म्स द बेसिस टू एस्टिमेट द नेशनल इनकम? कंजम्पशन एंगल, एक्सपेंडिचर, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन या फिर प्रोडक्शन एंगल? बताइए, अभी हमने क्या देखा था? विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल्स ऑफ द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स फॉर्म्स द बेसिस? फैक्टर, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, क्या डाउट है सर इनमें से कौन सा? वो आपका माइनस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। रवि वो आपको माइनस करना पड़ेगा उसमें, ठीक है। जो आप ये पूछ रहे थे अभी डाउट, वो आपको माइनस करना पड़ेगा, तब वो निकल के आएगा आपका। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा था आपसे कि कारक भुगतान के प्रवाह का निम्नलिखित में से कौन सा कोण राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने के लिए आधार बनता है? एंड दैट इज इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंगल, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन सेकंड, व्हाट इज द डोमेस्टिक इनकम इफ द नेशनल इनकम इज ₹10,000 एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड? इसको चलो करोगे, चलो करो। अच्छा, व्हाट इज़ द डोमेस्टिक इनकम इफ़ द नेशनल इनकम इज़ ₹10,000 करोड़? अगर डोमेस्टिक इनकम 10,000 करोड़ है और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अगर 2,000 करोड़ है, तो डोमेस्टिक इनकम कितनी होगी अगर नेशनल इनकम इतनी है? तो बताइए, नेशनल इनकम है आपकी 10,000 करोड़ और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है 2,000 करोड़, तो कैसा क्या होगा बताइए? नेशनल इनकम है ये 10,000 करोड़ और नेट फैक्टर इनकम है फ्रॉम अब्रॉड है 2,000 करोड़, तो 5,000, 12,000, 10,000 या फिर 8,000 करोड़, क्या करेंगे आप इसमें?
तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आप इसमें घटा देंगे तो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, ₹8,000 करोड़। ठीक है, आपको इसमें सिर्फ घटाना था कि नेशनल इनकम आपकी 10,000 है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है 2,000, आप घटा देंगे तो आपको उसमें डोमेस्टिक का निकल आएगा कि विद इन द टेरिटरी ऑप्शन नंबर डी ₹8,000 करोड़। ठीक है, डोमेस्टिक निकालना था। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? अगले पे आते हैं। विच मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम इज ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड। इसको अभी होल्ड करना, इसको भी करेंगे क्वेश्चंस को, अभी एक सेकंड रुकना। थर्ड वाला स्किप किया अभी, ये तो फॉलोइंग डिफाइंस, चलो इसको करो पहले मैं सोच रहा हूँ कि वो एनडीपी जीडीपी वाले फॉर्मूले आप कर लो, उसके बाद आते हैं। ठीक है, जीडीपी एनडीपी वाले क्वेश्चंस कर लो, उसके बाद आते हैं बाकी क्वेश्चंस पे। निम्नलिखित में से कौन शुद्ध राष्ट्रीय आय को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? नेट नेशनल इनकम, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन में डेप्रिसिएशन। अब हमें क्या चाहिए? नेट नेशनल इनकम चाहिए, नेट भी चाहिए नेशनल भी चाहिए। तो क्या करेंगे? एनडीपी में अगर हम डेप्रिसिएशन को घटा दें, सॉरी जीएनपी में, ठीक है, जीएनपी में अगर हम डेप्रिसिएशन को घटा दें तो हमें एनएनपी मिल जाएगा या फिर नेट नेशनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। सिंपल, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जब हम डेप्रिसिएशन को घटाते हैं तो ग्रॉस से हमें क्या मिल जाता है? नेट मिल जाता है। ग्रॉस से अगर हमें नेट चाहिए तो हमें डेप्रिसिएशन को घटा देना है। क्वेश्चन नंबर 5, हु अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ नेशनल इनकम एस्टिमेट्स इन इंडिया। बस यही चीज़ मैं आपको वहाँ पे बताना भूल गया था, भाई मुझे कुछ लग रहा था कि कुछ तो मैं स्किप कर रहा हूँ, एंड दैट इज़ कि जीडीपी कैलकुलेट कौन करता है? ठीक है, जीडीपी का जो कैलकुलेशन है ये करता है एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस करता है, जो कि आता है आपका किस मिनिस्ट्री में? ये आता है मॉस्पी के अंडर। मॉस्पी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। पहले ये सीएसओ और एनएसएसओ करके ऑफिस हुआ करते थे, उनको मर्ज करके भी एनएसओ बना दिया गया है। ठीक है, प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना इसमें, एक चीज़ कि हाउस होल्ड इनकम इंक्लूड नहीं होती है। जैसे कि हम लोग की जो मम्मी लोग होती हैं जो घर में काम कर रही हैं, है ना, वो हमें खाना बना के दे रही हैं, सब कुछ कर रही हैं, साफ़ सफाई कर, इतना सारा काम करती हैं, ठीक है, हाउस होल्ड में, लेकिन उसको नॉट मतलब वो इंक्लूड नहीं करते हैं। ये एक डिफेक्ट बोल सकते हैं जीडीपी में, नॉट इंक्लूडेड इन। अब क्यों इंक्लूड नहीं करते हैं ये इसका मतलब मैं नहीं आंसर दे सकता, बिकॉज नहीं होता तो नहीं होता है, मैं इसमें कोई नहीं, लेकिन ये एक डिफेक्ट हम बोल सकते हैं जीडीपी में कि ये थोड़ा सा एक ड्रॉबैक है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, नहीं 5th हुआ है अभी। हु अमंग द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नेशनल इनकम एस्टिमेट्स। तो नेशनल इनकम कौन करता है? मैंने बताया एनएसओ, लेकिन अभी मैंने आपको बताया था कि पहले ये सीएसओ और एनएसएसओ साथ में होते थे ऑफिसेज, उसको मर्ज करके एनएसओ कर दिया गया, तो वो सीएसओ तो होता था पहले, जो कि मॉस्पी के अंडर में ही आता था। ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेम द नोबेल प्राइज विनिंग अमेरिकन इकोनॉमिस्ट हुज रिपोर्ट टू द यूएस कांग्रेस टाइटल नेशनल इनकम दिस paved the way for the calculation of GDP as the ultimate measure of country's overall welfare. पॉल सैमुअल्सन, जेम किन्स, साइमन क्यूजनेट्स या फिर केनेथ एरो। बताइए, अभी मैंने आपको बताया था कि जीडीपी का कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने इवॉल्व करके दिया? साइमन क्यूजनेट्स ने दिया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा, इन ईयर 1934। ठीक, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मेथड्स ऑफ नेशनल इनकम। इनमें से कौन सा मेथड नहीं है? बैंकिंग मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड, प्रोडक्ट मेथड या फिर इनकम मेथड। बताइए कौन सा मेथड नहीं है? तो सबसे पहले हमने क्या देखा था कि वो जो एग्जाम्पल देखा था, कौन सा? केक वाला एग्जाम्पल देखा था, वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड मेथड को ही हम क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं प्रोडक्शन मेथड। ठीक है, इनकम मेथड फिर हम लोगों ने देखा जहाँ पे कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्सड इनकम था। एक्सपेंडिचर मेथड में हमने फिर क्या देखा था? C+G+I+X-M। बैंकिंग मेथड करके हमने कोई मेथड नहीं देखा, तो ये कोई मेथड नहीं है आपका जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। जीडीपी वगैरह क्या है? जीडीपी, जीएनपी और एनएनपी, एनडीपी, ये मेजर्स हैं, रिप्रेजेंट करने के तरीके हैं, और ये निकालने का तरीका है नेशनल इनकम को, जो हमने 3 तरीके देखे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड टू नेशनल इनकम टू ऑब्टेन पर्सनल इनकम ऑफ द हाउस होल्ड। अगर हमें पर्सनल इनकम निकालनी है तो इनमें से किसको जोड़ेंगे आप? नेट इंटरेस्ट पेमेंट, ट्रांसफर पेमेंट्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या फिर कॉर्पोरेट टैक्स। बताइए जल्दी से, बहुत आसान है। अभी हमने देखा था पर्सनल इनकम अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो नेशनल इनकम में क्या जोड़ना होता है? ट्रांसफ़र पेमेंट, यानी कि इनकम जो रिसीव हुई है लेकिन अर्न नहीं हुई है। ट्रांसफ़र पेमेंट क्या है? इनकम रिसीव हुई है, अर्न नहीं की है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट यानी अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए गए हैं,
कमा तो लिया है लेकिन मिला नहीं है अभी, यानी इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, तो इसको आपने माइनस करना होगा, ठीक है। 9th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ नेशनल इनकम, इनमें से कौन सा फीचर नहीं है। इट इज़ अ मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, इसको भी रुक जाओ जरा, ठीक है। मैं चाहता हूँ आपका एकदम पहले कॉन्फिडेंस बने, ठीक है, कॉन्फिडेंस बने। उसके लिए जो जो क्वेश्चन आसान है उनको पहले करेंगे, यही इसी तरह पेपर में भी आपको करना होता है। पहले आपको आसान आसान क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो, फिर तो जो बाकी वाले क्वेश्चन है वो भी हो ही जाएंगे उस कॉन्फिडेंस की वजह से, ठीक है। लाइन से कभी क्वेश्चंस को नहीं करना होता, ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द वैल्यू एडेड मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग जीडीपी, जब वैल्यू एडेड मेथड निकालते हैं तो इनमें से किस चीज़ को नहीं कैलकुलेट करते हैं। वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन इकोनॉमी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ऑल वैल्यूज ऑफ प्रोड्यूसिंग एंटरप्राइजेज इन प्राइमरी सेक्टर, वैल्यू ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। इनमें से हम किसको नहीं लेते हैं जब हम वैल्यू एडेड मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, सेकंड हैंड गुड्स को कभी नहीं, मैंने आपको लैपटॉप का एग्जांपल दिया था कि सेकंड हैंड गुड्स को कभी नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए यूज़ नहीं किया जाता, बिकॉज वो जब वो फर्स्ट हैंड था तब हमने उसका वैल्यू जोड़ लिया था, फिर से अगर हमने सेकंड हैंड में भी जोड़ा तो वो डबल काउंटिंग हो जाएगी उसकी, ठीक है, डबल काउंटिंग हो जाएगी। 12th, ग्रॉस प्राइमरी डेफिसिट, ये डेफिसिट अभी नहीं पढ़ा, ये बजट वगैरह का पार्ट है, ये तो बिल्कुल ही नहीं करना है क्वेश्चन को अभी। वैल्यू ऑफ जीडीपी, मतलब इंपॉर्टेंट बहुत है लेकिन अभी पढ़ा ही नहीं है तो फिर कैसे करें। वैल्यू ऑफ जीडीपी एट द करंट प्रिवेलिंग प्राइसेस इज कॉल्ड एज, करंट प्राइसेस पे, मौजूदा प्राइसेस पे, उसको क्या बोलेंगे, वर्तमान प्रचलित कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद का मूल्य। नॉमिनल, करंट, डोमेस्टिक या रियल, क्या होगा, करंट पे चल रहा है, करंट पे तो भैया इन्फ्लेटेड प्राइस रहता है, इन्फ्लेटेड मतलब रियल नहीं है, नॉमिनल है। ये क्या होता है रियल वाला, ये एक बेस ईयर में होता है, बेस ईयर हम लेते हैं। इफ़ वी डिडक्ट डेप्रीसिएशन फ्रॉम जीएनपी, अगर हम जीएनपी से डेप्रीसिएशन को घटा दें, द मेजर ऑफ एग्रीगेट इनकम दैट वी ऑब्टेन इज विल बी कॉल्ड एज, अगर जीएनपी से डेप्रीसिएशन, तो जब हम ग्रॉस से डेप्रीसिएशन को घटा देते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें नेट मिलता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। कितना आसान है कि नहीं। अब देख रहे हो कितने आसान आसान से क्वेश्चन बन रहे हैं आपसे। ये है इकोनॉमिक्स, ये सीजीएल 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है। द ईयर हुज प्राइसेस आर बीइंग यूज्ड टू कैलकुलेट रियल जीडीपी, क्या कहलाता है जिसको हम रियल जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं। करंट ईयर, कांस्टेंट ईयर, बेस ईयर, फिस्कल ईयर। वो ईयर क्या होता है, वो ईयर होता है क्या 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 बेस ईयर। वो तो करंट प्राइसेस और कांस्टेंट प्राइसेस थे, ठीक है, प्राइसेस। ईयर बेस ईयर होता है। बेस ईयर क्या है अभी करंट में, 2011-12 है बेस ईयर, ध्यान रखना। मौजूदा समय में एट प्रेजेंट 2011 और 12 को बेस ईयर रखा गया है जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए बाय द एनएसओ। डैश मेजर्स द एग्रीगेट प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज टेकिंग प्लेस विद इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। बताइए क्या होगा डोमेस्टिक इकोनॉमी में एक फाइनल गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू, तो क्या बोलेंगे इसको, ग्रॉस नेशनल इनकम। नहीं, डोमेस्टिक में हो रहा है, अगर नेशनल्स कर रहे होते तो नेशनल इनकम बोलता, लेकिन डोमेस्टिक में हो रहा है तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जीडीपी, खत्म। व्हेन एक्सपेंडिचर एक्सीड्स, ये नहीं किया अभी, बजट नहीं करना है, ये भी अभी नहीं करना है, ये अभी नहीं किया हम लोगों ने। इस पे आइए, ये भी अभी चलो कर लो, ठीक है। वैसे तो मतलब आज के टॉपिक से उतना ज़्यादा लिंक्ड नहीं है लेकिन फिर भी कर लेते हैं, चलो बताओ। अच्छा ठीक है, अब इतने सारे आसान क्वेश्चन किए तो थोड़ा और आसान क्वेश्चन कर लो ठीक है, मतलब थोड़ा टॉपिक से हट के। ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 1950 एंड 1990 द प्रमोशन ऑफ जीडीपी कॉन्ट्रीब्यूटेड द प्रपोर्शन ऑफ जीडीपी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय एग्रीकल्चर सिग्निफिकेंटली। 1950 से लेकर 1990 के बीच में जो हमारे जीडीपी का कॉन्ट्रीब्यूशन था वो बहुत भयंकर रूप से बढ़ गया, घट गया, उतना ही रहा, डबल हो गया, क्या हुआ। तो ध्यान रखना ये डिक्लाइन हो गया, ठीक है, बिकॉज 1950 से लेकर 1990 तक हम थोड़ा सा सर्विस सेक्टर बाकी में मतलब घुसने लगे, तो ये हमारा जो था वो डिक्लाइन हो गया, प्रपोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर इन द जीडीपी। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है कि जीडीपी में 1950 के बीच में से लेकर 1919 के बीच में जो हमारा प्राइमरी सेक्टर था, प्राइमरीली जिसमें एग्रीकल्चर आता है, एग्रीकल्चर प्राइमरी सेक्टर मतलब क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर का जिसमें कि नेचर्स एलाइड एक्टिविटीज़ आती हैं, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, जैसे हमारा फिशिंग हो गया, जैसे माइनिंग हो गया, ये सारे जो हमारे काम होते हैं वो प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। ठीक है, अब इस पे आते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग, चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ बिन रीफ्लोटिंग द जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइसेस। अभी इस पे भी आते हैं फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस पे, पहले ये इसका आंसर बताइए, तो फिर चलो मुझे याद दिलाना, ये फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस भी मुझे लास्ट में थोड़ा सा बस आपको समझाना रहेगा और आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट एंड जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस, किसने, आरबीआई, ये एनएसएसओ या फिर एनएसओ या फिर नीति आयोग। यानी कि क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है
भारत सरकार का निम्नलिखित में से कौन सा संगठन कारक लागत और बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद का पुनर्निर्धारण कर रहा है? यानी कि फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइसेस पे ये कौन सा हमारा संगठन है? ये है ऑप्शन नंबर केंद्रीय, इसमें से कौन सा होगा, कौन सा इसमें सांख्यिकी कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी एनएसओ। ठीक है, एनएसओ ही कैलकुलेट करता है तो वही कर रहा होगा, सिंपल। जीडीपी हमारा कौन कैलकुलेट करता है? जीडीपी कैलकुलेट करता है एनएसओ, तो वही करेगा, सिंपल। 21 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कॉम्पोनेंट ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर? नहीं किया अभी हम लोगों ने। द जीडीपी एस्टिमेशन मेथड मेजर्स द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म इज कॉल्ड एज? GDP estimation method measures the aggregate value of goods and services produced by the firm is called as expenditure, consumption, product या फिर income method? बताइए। अब काफ़ी लोग बोलते हैं सर जल्दी जल्दी काफ़ी करवाते हैं, तो लो थोड़ा सा टाइम ले लो। फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को मापने वाली GDP अनुमान पद्धति को क्या कहा जाता है? व्यय विधि, उपभोग विधि, आय विधि या फिर उत्पाद विधि? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसको बोलेंगे उत्पाद विधि, यानी कि प्रोडक्ट मेथड, प्रोडक्शन मेथड, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू, इसी को हम क्या बोलते हैं, वैल्यू एडेड मेथड। तो यहाँ पे एग्रीगेट वैल्यू की बात हो रही है, तो इससे आपको हिंट लेना है कि यहाँ पे बात हो रही है वैल्यू एडेड मेथड की, और वैल्यू एडेड मेथड को क्या बोला जाता है? प्रोडक्शन मेथड बोला जाता है। ठीक है, नाउ ये अगेन हम लोगों ने अभी सब, ये बजट का पार्ट है, ये मत सोचना कि मतलब ये सर स्क्रिप्ट क्यों करवा रहे हैं, सब बजट का पार्ट है, हम लोग पढ़ेंगे अलग से अभी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। रेशियो बिटवीन द नॉमिनल जीडीपी एंड द रियल जीडीपी इज कॉल्ड एज, यानी नाम मात्र और वास्तविक जीडीपी के बीच अनुपात को क्या कहते हैं? याद करिए, क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर, यानी अपस्फीति कारक, ऑप्शन नंबर डी। ग्रीन जीडीपी क्या होता है? जीडीपी एडजस्टेड टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जीडीपी एडजस्टेड टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स। जैसे कि अगर इसका मैं एग्जांपल दूं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे कि इसमें एक कंपनी है, मान लेते हैं अमूल कंपनी है, वो काफ़ी प्रोड्यूस कर रही है, उससे क्या होता है, वो जब वो चीज़ों को प्रोड्यूस कर रही है तो मान लेते हैं कि वो 100 करोड़ की वैल्यू प्रोड्यूस कर रही है, लेकिन वो एनवायरनमेंट को खतरा भी पहुंचा रही है, वो गैसेस रिलीज़ कर रही है, पानी में कुछ ऐसी चीज़ छोड़ रही है जो कि एनवायरनमेंट को खतरा पहुंचा रही है। यानी कि अगर उस चीज़ को रिस्टोर करने जाएंगे तो 1 करोड़ रुपए लग जाएगा, यानी कि 1 करोड़ तुम घटा दो तो एक्चुअल में जो जीडीपी निकल के आई ना, वो 99 करोड़, वो ही ग्रीन जीडीपी एडजस्टेड टू एनवायरमेंटल फैक्टर्स। 1950 से लेकर 51 के बीच में व्हाट % ऑफ जीडीपी वाज कंट्रीब्यूटेड बाय द इंडस्ट्रियल सेक्टर? इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा 1950 से 51 के बीच में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा था? तो हमने पिछले उसमें देखा था, जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है ये किस में आता है? सेकेंडरी सेक्टर में, यानी कि ब्लू कॉलर जॉब में, जिसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोलते हैं। तो वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन 1950 to 51 व्हाट % ऑफ जीडीपी ऑफ इंडिया वाज कंट्रीब्यूटेड बाय द इंडस्ट्रियल सेक्टर? 1950-51 में भारत की जीडीपी में औद्योगिक क्षेत्र का कितना मतलब योगदान था? तो 13% योगदान था। ये थोड़ा सा रटना पड़ेगा आपको, ये समझाने वाली कोई चीज़ नहीं है। 13% था। ठीक है, करंट टाइम में अगर बात करें तो करंट में 24% के अप्रॉक्स है। ठीक है, और इसी को जीवीए वगैरह बोल देते हैं। ठीक है, जैसे जीवीए अगर कहीं देखो तो जीवीए क्या होता है? जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है। ये तो जो हमने नेशनल इनकम निकाला ना उससे, वैल्यू एडेड मेथड से, प्रोडक्ट मेथड से, तो जो निकल के आता है वो जीवीए कहलाता है। ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडेड, कितनी वैल्यू ऐड हुई। 26 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, नहीं करना है, रेवेन्यू रसीट, कैपिटल रसीट। फाइनेंशियल ईयर इन द इकोनॉमिक रन्स फ्रॉम, तो एक वित्तीय वर्ष कब से कब तक चलता है? बताइए जरा, आर्थिक क्षेत्र में वित्तीय वर्ष कब से कब तक चलता है? बहुत आसान है, अभी हम लोगों ने देखा था कि जो भी जीडीपी का जो कैलकुलेशन होता है वो एक फिस्कल ईयर में होता है, एक फाइनेंशियल ईयर में होता है, और वो होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, ऑप्शन नंबर डी। जितना भी फाइनेंशियल काम होता है, टैक्स भरने से लेकर गवर्नमेंट के जो कैलकुलेशंस होते हैं, वो सब एक फाइनेंशियल ईयर में ही किए जाते हैं। 28 नहीं करना है, कैपिटल बजट ये सब नहीं किया है, इसको करो जरा। विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूलाज इज करेक्ट फॉर ग्रॉस वैल्यू एडेड? यानी इसमें ग्रॉस वैल्यू एडेड का कौन सा फॉर्मूला सही है? ऑप्शंस आपके सामने, आराम से टाइम लो और बताओ। ग्रॉस वैल्यू एडेड, कितनी वैल्यू ऐड हुई है? क्या करेंगे आप इसमें? मैं आपको हिंट देता हूँ एक, चलो हिंट नहीं, वैसे ही आप कर लोगे, इसको करो। सर रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन ऐड होती है? नहीं नीतीश कुमार, रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन को घटा दिया जाता है, हटा दिया जाता है इन्फ्लेशन को।
नॉमिनल में वो रहती है, रियल में हट जाती है, ठीक है, यानी रियल जीडीपी में इन्फ्लेशन इंक्लूडेड नहीं रहता है। चलिए ऑप्शन आ रहे हैं सबके, डी आ रहे हैं काफ़ी लोगों के, बिल्कुल। तो यहाँ पे हम इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो जीडीपी का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो नेशनल वाला हटा देते हैं, जीडीपी में हम सब्सिडीज़ यानी जो ट्रांसफ़र पेमेंट, इसकी जगह ट्रांसफ़र पेमेंट भी लिख के आ सकता है, उसको जोड़ेंगे और टैक्सेस को हटा देंगे। वैल्यू कितनी ऐड करी उसके लिए आपको टैक्सेस हटा देना, क्योंकि जो टैक्स आप जैसे फॉर एग्जांपल जो केक वाला था, केक वाला में मैंने क्या आपको जीएसटी ऐड करके दिखाया था क्या? जीएसटी नहीं दिखाया था, क्योंकि जीएसटी इसमें इंक्लूड नहीं होगा वैल्यू एडिशन में। अब वो आप वैल्यू थोड़ी ना ऐड कर रहे हो प्रोडक्ट में, वो तो तुमसे टैक्स ले रही है गवर्नमेंट जीएसटी का। अब वो तुमने ट्रांसफ़र कर दिया अपने कस्टमर पे, तो तुम बोले कि जो तुम 1000 रुपये केक ले रहे हो ना, इसमें हमने तुम्हारे 20 रुपये की जीएसटी भी ऐड कर रखी है, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं ऐड होगी, टैक्स आप हटा दो, क्योंकि वो आपने वैल्यू थोड़ी ना ऐड करी है, ठीक है। सब्सिडी जो आपको मिली है गवर्नमेंट की तरफ से कुछ काम करने के लिए, तो वो आप जोड़ सकते हो। 30 GDP that takes into account the cost in terms of environmental pollution and exploitation of natural resources is called as GDP, जो पर्यावरण प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के संदर्भ में लागत को ध्यान में रखती है, उसे क्या बोलते हैं? ग्रीन जीडीपी बोलते हैं, सिंपल, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है स्टेटमेंट वाला, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ओनली मार्केटेड गुड्स आर कंसिडर्ड वाइल एस्टिमेटिंग जीडीपी। The work done by a woman at her home is outside the purview of GDP. In estimation of GDP, only final goods and services are considered. बहुत आसान सा क्वेश्चन। अब देखिए, आप स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आप आराम से कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बता रखी हैं ध्यान ढंग से। बताइए इनमें से कौन सा सही है? चलिए, तो अब एक एक करके एनालाइज करें इसको। दूसरा वाला तो कोई बोल ही नहीं सकता है कि गलत है। अभी मैंने बताया कि जो वेमेन हमारी वर्क करती हैं उसको रखा ही नहीं जाता जीडीपी में। क्यों? क्योंकि इसको मार्केट नहीं किया जा रहा है, इसके लिए पैसा नहीं मिल रहा है। यानी कि जो सिर्फ मार्केटेड गुड्स हैं, जिनके खिलाफ कोई, जिनके अगेंस्ट में कोई पैसा पे करने के लिए तैयार है। अगर मैंने कोई एक ऐसी चीज़ बनाई और मैं उसको मार्केट बेचने गया और कोई खरीद ही नहीं रहा है, तो मार्केटेड गुड नहीं होगा, उसको एस्टिमेट, उसको जीडीपी में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो ओनली मार्केटेड गुड होंगे। और जब एस्टिमेट करते हैं जीडीपी, तो ओनली फाइनल गुड और सर्विसेज, बिल्कुल फाइनल गुड और सर्विसेज ही लिए जाते हैं, इंटरमीडिएट नहीं लिए जाते हैं, टू अवॉइड दी डबल काउंटिंग। तो हम फाइनल ही लेते हैं, तो तीनों ही सही हैं, ए, बी एंड सी। 32 The value of the GDP of India is published by PIB in, यानी कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद का मूल्य PIB द्वारा किस में किया जाता है? वैल्यू ऑफ GDP ऑफ इंडिया इज पब्लिश्ड बाय PIB। सिंपल सा है, किस में करी जाएगी? इंडियन रुपी में करी जाएगी। क्यों हम डॉलर, येन, युआन में करेंगे? ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, In which year had India's ratio of public debt to GDP gone up to a record 84.2%? अब पब्लिक डेट का मतलब होता है, पब्लिक का मतलब कल बताया था गवर्नमेंट, सरकार। डेट का मतलब होता है घाटा। तो उसका घाटा जीडीपी के टर्म्स में बहुत बढ़ गया था। ईयर 2003 में 84% तक चला गया था। अब ये वो क्वेश्चन हैं जो थोड़े बहुत फैक्चुअल टाइप होते हैं। अगर रिपीट हो जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए, कोई बहुत पुराना नहीं पूछा गया, रिसेंट में पूछा गया ये, ठीक है। तो अगर रिपीट हो जाता तो आपको पता होना चाहिए कि 2003 में जो हमारा जो डेट था गवर्नमेंट का, वो जीडीपी के कंपैरिजन में 84.2% था, ठीक है। अगला है हमारा 34, अकॉर्डिंग टू दी आउटपुट मेथड जीडीपी इज कैलकुलेटेड एज। तो जीडीपी आउटपुट मेथड के अकॉर्डिंग जीडीपी कैसे कैलकुलेट किया जाता है? सबका सही है। अकॉर्डिंग टू दी आउटपुट मेथड जीडीपी इज कैलकुलेटेड एज, ऑप्शन है आपके, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइसेस माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी। वही सेम है फॉर्मूले आपके। इसमें आपको क्या कर देना होता है? टैक्स कटा देना होता है, सब्सिडी जोड़ देना होता है, खत्म बात। तो जीडीपी इज कैलकुलेटेड एट कांस्टेंट प्राइसेस माइनस टैक्स प्लस सब्सिडीज। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पे सही आंसर होगा। आप यहाँ पे सिमिलर ऑप्शन वाली भी कुछ थोड़ा बहुत ट्रिक लगा सकते हैं। 35, जीडीपी डिफ्लेटर इज ऑल्सो कॉल्ड एज, यानी कि जो अपस्फीति कारक है उसको हम और किस नाम से भी जानते हैं? ऑप्शंस हैं आपके, इम्प्लिसिट इन्फ्लेशन इंडेक्स, एक्सप्लिसिट इन्फ्लेशन इंडेक्स, इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर या फिर एक्सप्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर।
तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इम्प्लीसिट प्राइस डिफ्लेटर। मतलब कि ये होता है कि प्राइस को डिफ्लेट कर देता है। अभी प्राइस इन्फ्लेट होकर आपको दिख रहे हैं, समझ रहे हैं आप, कि जैसे मैंने बोला कि इंडिया की नॉमिनल जीडीपी इतनी है तो 1000 करोड़ है, फिर मैंने जीडीपी डिफ्लेटर का यूज़ किया तो मैंने उस इन्फ्लेशन को हटा दिया, ठीक है, तो मैंने उसको डिफ्लेट कर दिया। इम्प्लीसेट है मतलब कि इम्प्लीसेट अपने आप उसको हटा देता है, ठीक है, उसमें जो चीज़ एक्सप्लिसिट नहीं है, उस फॉर्मूले में ये कहीं लिखा नहीं हुआ है कि देखो ये इन्फ्लेशन को हम हटा रहे हैं, इम्प्लीसिट है, इसलिए दैट विल बी टर्म्ड एज जीडीपी डिफ्लेटर, विल बी टर्म्ड एज इम्प्लीसिट प्राइस डिफ्लेटर। 36 As per the recommendations of NSO, the base year for GDP सीरीज इन इंडिया रिवाइज फ्रॉम 2004-5 से लेके अब हमारा प्रेजेंट में बेस ईयर कितना है बताइए। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो NSO ने जो बेस ईयर डिसाइड कर रखा है दैट इज़ 2011-12, ऑप्शन नंबर ए। 37 इंडियाज़ एवरेज एक्सपोनेंशियल क्या लिखा हुआ है, इंडियाज़ एवरेज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट फॉर द पीरियड 2001 to 11 वॉज, कितना परसेंट था एवरेज एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट, ये था आपका 1.64%। अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन है, थोड़ा रटना पड़ेगा आपको, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट पॉपुलेशन में इतना था 1.64%। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर ऑफ इकोनॉमी हैज़ द हाईएस्ट शेयर इन इंडियाज़ जीडीपी, कौन से सेक्टर का सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन होता है भारत के जीडीपी में। तो कल मैंने आपको बताया था कि वो सेक्टर जो सबसे कम लोगों को एम्प्लॉय करता है, सबसे ज़्यादा जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करता है, उसको बोलते हैं जीडीपी। एग्रीकल्चर है, लोवेस्ट कंट्रीब्यूशन है लेकिन सबसे ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय करके रखता है। ये हम अनएम्प्लॉयमेंट में देखेंगे कि इसमें एक पर्टिकुलर टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी हमारे इंडियन एग्रीकल्चर सिस्टम में देखने को मिलता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको वैसे करना नहीं है, बजट में देखेंगे। इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया कौन पब्लिश करता है, बजट का पार्ट है। फिजिकल डेफिसिट बजट का पार्ट है, फाइनेंशियल रिजर्व बजट का पार्ट है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लिखा है, क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग्स आउट एन एनुअल पब्लिकेशन टाइटल्ड नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स कंटेनिंग ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन एंड अदर मैक्रो इकोनॉमिक्स एग्रीगेट, कौन है, ISI, CSO, NSSO या फिर RBI। तो अभी मैंने बताया अगर NSO ऑप्शन में नहीं, क्योंकि ये पहले क्वेश्चन पूछा गया था ना 2019 वगैरह में, अगर अभी पूछा जाएगा तो NSO ऑप्शन में होगा, अगर पुराना क्वेश्चन है तो CSO होगा जो कि मॉस्पी के अंडर आता है, ठीक है। 43, अब बस आपके 2-3 क्वेश्चन और बाकी हैं। इफ देयर इज अ लैक ऑफ मनी सप्लाई इन कंपैरिजन टू द सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज, इसको भी छोड़ना है, कल से टॉपिक देखेंगे, कल देखेंगे। What is the economic impact of increase in productivity of firms? फर्मों की उत्पादकता में वृद्धि का आर्थिक प्रभाव क्या होगा, क्या होगा इसका आर्थिक प्रभाव बताइए। डिक्रीज इन द जीडीपी, नो चेंज इन जीडीपी, द इम्पैक्ट में वैरी अमंग नेशंस, या फिर इंक्रीज इन जीडीपी। सिंपल, अगर इकोनॉमिक प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगी, सिंपल। 46 स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, बताइए। कल हम लोगों ने देखा था माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो मैंने आपको बताया था माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ही छोटे लेवल पे डील की जाती है, सूक्ष्म लेवल पे, मैक्रो इकोनॉमिक्स बड़े लेवल पे। बड़े लेवल पे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, जैसे कि नेशनल इनकम। अब कंज्यूमर इंडिविजुअल पे आप डील करो, प्रोड्यूसर इंडिविजुअल लेवल पे डील करो, फिर फैक्ट्री लेवल पे, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये सब आपके आते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स पे, जहाँ पे आप एक इंडिविजुअल का एक बिहेवियर, जैसे मैंने बताया था कि कोई क्यों एक सिंपल फ़ोन नहीं खरीदता, क्यों आधा कटे हुए सेब वाले फ़ोन खरीदता है, एप्पल का फ़ोन क्यों खरीदता है, ठीक है, और क्यों वो महंगे खरीदता है, क्यों सेम फीचर्स वाली गाड़ी, एक गाड़ी ए है और सेम फीचर्स वाली गाड़ी बी है लेकिन उसमें 4 छल्ले लग जाए तो वो ज़्यादा खरीदता है। तो दैट उसको जो बिहेवियर को हम स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स पे। चलो, तो अब जो हम लोगों ने क्वेश्चन छोड़े थे ना उनको जरा कर लेते हैं, और वो शायद शुरू में ही छोड़े थे हम लोगों ने, एक का दुक्का क्वेश्चन, उनको कर लेते हैं, बाकी आपका ख़त्म हो गया, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन था हम लोगों का। ये क्वेश्चन क्या था, विच मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द नेशनल इनकम इज ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड, यानी राष्ट्रीय आय की गणना की किस विधि को औद्योगिक उत्पत्ति विधि के नाम से भी जाना जाता है। इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड, इसको हम बोलते हैं वैल्यू एडेड मेथड को। जो प्रोडक्शन मेथड होता है उसी को हम जो वैल्यू एडेड मेथड होता है उसी को हम प्रोडक्शन मेथड या फिर इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड भी बोलते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रियल ओरिजिन मेथड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ नेशनल इनकम, इट इज़ अ मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, बिल्कुल बात सही है। इट इज़ अ फ्लो कॉन्सेप्ट, बिल्कुल बात सही है कि आपका एक फ्लो कॉन्सेप्ट है आपका,
क्या आंसर आ रहा है? ऑप्शन नंबर बी, सी। गलत है, नॉट पूछा है। तो मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, फ्लो कॉन्सेप्ट भी है। इट इज़ ऑलवेज एक्सप्रेस विद रेफरेंस टू फाइनेंशियल ईयर, बिल्कुल फाइनेंशियल ईयर हम लेते हैं 2011-12 है। इट इज़ इंक्लूडेड ओनली इन इंटरमीडिएट गुड, बिल्कुल बात गलत है। इट इज़ इंक्लूडेड इन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, इंटरमीडिएट पे इंक्लूड नहीं होती है, सिंपल, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग हेडेड द नेशनल इनकम कमिटीज, किसने राष्ट्रीय आय समितियों की का नेतृत्व किया था? महालनोबिस, गडगिल, वीके आरवी या फिर अंबेडकर? तो याद रखना महालनोबिस। इन्हीं के जन्म दिवस पे 29 जून को हम सेलिब्रेट करते हैं क्या? नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे, यानी कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। तो जब हम पढ़ेंगे 5 ईयर प्लान के बारे में तो फिर से इनका जिक्र होगा। जब हम सेकेंड 5 ईयर प्लान को पढ़ रहे होंगे तब फिर से इनका यहाँ पे जिक्र होगा, पीसी महालनोबिस जी का। और कोई क्वेश्चन छूटा है क्या यहाँ पे? और कोई क्वेश्चन छूटा है क्या यहाँ पे आपका? चलो कोई नहीं, तो अब यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो जो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, दैट वाज फैक्टर कॉस्ट एंड मार्केट प्राइस, वो चीज़ एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये तो उसका था, सबका बजट का था। ये भी कल से स्टार्ट करेंगे, इन्फ्लेशन वगैरह। रुक जाओ, चलो तो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक सेकंड में रुक जाओ ज़रा, मुझे एक स्लाइड लगा लेने दो, या फिर स्लाइड नहीं लगाते हैं, ऊपर ही चलते हैं। रुको, ऊपर यहाँ जो नोट्स आप लोग बना रहे होंगे उसी में ऐड कर देते हैं। एक स्लाइड देखो, इसीलिए खाली बच गई थी एक स्लाइड, देख रहे हो? एक स्लाइड बस इसीलिए खाली बची थी ताकि मैं आपको फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस समझा सकूँ। बस एक फार्मूला याद रखना, ख़त्म बात। सिर्फ आपको एक फार्मूला याद रखना है, बात ख़त्म। दैट इज़ कि जीडीपी एट, अगर हमें फैक्टर कॉस्ट निकालनी होती है, ठीक है, तो हम जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटा देते हैं। क्या कर देते हैं? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटा देते हैं। या फिर इसी चीज़ को मैं बोल सकता हूँ कि जो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट होती है, दैट इज इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। इसी को मैं एक इस तरह से भी तो लिख सकता हूँ कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी। यही तो करते आ रहे थे अभी न्यूमेरिक, जब हम क्वेश्चंस कर रहे थे, यही चीज़ तो थी। तो बस इसी चीज़ को बोल देते हैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। जब हमने कुछ फैक्टर्स को भी यहाँ पे रोल में ले लिया, वो फैक्टर्स थे टैक्स और सब्सिडी, और टैक्स को घटा देंगे और सब्सिडी को जोड़ देंगे तो हमें जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट मिल जाएगा। या तो इस तरह से लिख के आ सकता है, या इस तरह से लिख के आ सकता है, या इस तरह से लिख के आ सकता है। बात तो एक ही है ना, माइनस का साइन बस अंदर घुसेड़ दिया इसमें। इनडायरेक्ट टैक्स माइनस हो गया, ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस हो गया और सब्सिडी जुड़ गई, ठीक है। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को, या फिर इन सिंपल बोल सकता हूँ कि फैक्टर कॉस्ट से अगर आपको, सॉरी, मार्केट प्राइस से अगर आपको फैक्टर कॉस्ट में जाना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा था कि अगर तुम्हें ग्रॉस से नेट में जाना है तो ग्रॉस में डिप्रिसिएशन घटा दो, नेट में चले जाओगे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, एनडीपी में। तुम्हें अगर ग्रॉस से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट में जाना है, यानी डोमेस्टिक से तुम्हें नेशनल में जाना है, तुम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ दो, तुम चले जाओगे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट पे, यानी डोमेस्टिक से नेशनल में चले जाओगे। यानी ग्रॉस से अगर तुम्हें नेट में जाना है तो डिप्रिसिएशन घटा दो, डोमेस्टिक से अगर नेट में जाना, डोमेस्टिक से अगर नेशनल में जाना है तो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ दो। अगर तुम्हें फैक्टर कॉस्ट, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाना है तो ये मार्केट प्राइस से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को घटा दो। सिंपल, बस 3 चीज़ें याद रखनी है, बात ख़त्म। और ये लेक्चर होता है हम लोगों का ख़त्म यहाँ पे। कैसा लगा आज का लेक्चर, आप ये बताइए। हाउ वॉज टुडेज लेक्चर? और क्वेश्चंस करने में तुम लोग को लगता है मज़ा नहीं लगता है ना? क्वेश्चंस करोगे तभी तो पता चलेगा कि भाई जो आपने चीज़ें पढ़ी वो कितना आप इम्प्लीमेंट कर पा रहे हो, है ना? क्वेश्चन 4 वापस समझो। 4, एक सेकंड, रुको 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 रुको।
क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द नेट नेशनल इनकम। क्या डाउट है इसमें? नेट नेशनल इनकम, नेट नेशनल इनकम, नेट आपको चाहिए, ग्रॉस में आप डिप्रिसिएशन घटा देंगे, तो क्या दिक्कत क्या है इसमें? ग्रॉस से जब आप घटाएंगे तभी तो आपको नेट मिलेगा। दिक्कत क्या है इसमें भाई? क्लियर हो गया? और किसी का कोई कुछ डाउट? कमेंट क्यों बंद हो गया यार? एक सेकंड। वीडियो क्या बफर वगैरह तो नहीं कर रहा है? चलो अभी आ रहे हैं क्या? 70% समझ आया। अच्छा, एक क्वेश्चन नो डाउट। सर क्वेश्चन 2, वन क्वेश्चन में क्या है? वन क्वेश्चन में क्या है? विच आर द फॉलोइंग एंगल्स ऑफ द फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम द बेसिस ऑफ टू एस्टिमेट द नेशनल इनकम। मतलब फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंगल ही होगा इसका, ठीक है? और कुछ किसी कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 2 में क्या डाउट है? व्हाट इज़ द डोमेस्टिक इनकम इफ़ द नेशनल इनकम इज़ 10,000? क्वेश्चन क्या है? नो नॉट बफरिंग, ओके ठीक। What is the domestic income if national income is rupees 10,000 crore and net factor income from abroad is rupees 2,000 crore? तो इसमें मैंने क्या बताया आपको, एक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। तो 8,000 करोड़ ही होगा इसका आंसर, क्या दिक्कत है इसमें? डोमेस्टिक इनकम आपसे पूछा है, नेशनल इनकम आपको दिया है, नेशनल इनकम इतना है 10,000 करोड़, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड रुपए 2,000 करोड़ हो रहा है, ठीक है? तो आपने क्या किया, नेशनल में 2,000 को घटा दिया तो आपको डोमेस्टिक वाला मिल गया। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसमें क्या प्रॉब्लम क्या आ रहा है? फिर क्वेश्चन नंबर 5 में क्या डाउट है भाई? CSO, इसमें क्या दिक्कत है? नेशनल इनकम, वो मैंने NSO इसलिए बताया था क्योंकि अभी करंट में NSO करता है, पहले CSO था, अभी CSO नहीं है वो। तो इसमें क्या डाउट आ रहा है? सर क्वेश्चन नंबर 18 सबके अलग अलग आ रहे हैं। 18 ये तो भैया किया ही नहीं है, मतलब क्या फर्जी लिख रहे हो क्या? हैं? कुछ भी लिख रहे हो, बस जो मना है वो नंबर लिख दो, है ना? चलो अब किसी कोई कुछ डाउट नहीं, बस सबके अपने अपने चल रहे हैं अब कमेंट में। सर वाईटी शॉर्ट्स कल से स्टार्ट हो जाएंगे यार, थोड़ा सा टाइम की कमी चल रही थी इस समय, इसलिए 12,000 नहीं होगा भाई, 8,000 ही होगा वो। सर डिलीट 24,000, अच्छा 24 आवर्स के बाद नहीं भाई, जिस टाइम पे होता है उसी टाइम पे होगा वो, ठीक है? सर कैलकुलेशन ऑफ GDP का सेकंड पॉइंट बता दो वापस। सेकंड पॉइंट मेथड्स टू कैलकुलेट GDP इनकम मेथड था, उसमें आप रिपीट करके देख लेना यार, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है? अब मैं फिर से उसी स्लाइड पे ले जाऊँ आपको। इनकम मेथड, उसमें 3 चीज़ें थी। कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़ था, मतलब कि अगर सैलरीड पर्सन है तो उनको कुछ सैलरी मिल रही होगी। ऑपरेटिंग सरप्लस है, कुछ ऑपरेटिंग सरप्लस का मतलब है कि जैसे रेंट हो गया, रॉयल्टी हो गई, इंटरेस्ट हो गया, वो सब आ जाते हैं। मिक्स्ड इनकम में जो अगर सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं तो उसमें वो मिक्स्ड इनकम का आता है, जैसे कि जो लोग बिजनेस करते हैं तो उनका जो इनकम होता है वो मिक्स्ड इनकम में जोड़ते हैं, वो सारा इनकम मेथड में आता है आपका, ठीक है?
सर SSC माइंड ब्लॉग्स ₹20 भेजे। अच्छा सर, क्वेश्चन 1 में फ्रॉम अब्रॉड है तो ऐड होगा। क्वेश्चन 1 में है कि 2 में था? ये 2 में था आई थिंक। एक सेकेंड रुका। व्हाट इज़ द डोमेस्टिक इनकम इफ नेशनल इनकम इज ₹10 करोड़, नेट फैक्टर इनकम 2 अब्रॉड होना चाहिए यहाँ पे, बिल्कुल ठीक है। 2 अब्रॉड होगा, ठीक है। 2 अब्रॉड होगा यहाँ पे तो 8,000 होगा, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे 2 अब्रॉड होना चाहिए। नेट फैक्टर इनकम 2 अब्रॉड, बिल्कुल। अगर क्योंकि हम लोग GNP तब कैलकुलेट कर रहे थे जब GDP में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ रहे थे। अब अगर ये जो नेट फैक्टर इनकम 2 अब्रॉड है, अगर वो माइनस में आ रहा है आपका, माइनस में यानी कि बोल सकते हैं नेट फैक्टर इनकम 2 अब्रॉड है, नहीं अब्रॉड में जा रहा है, आंसर इसका 8,000 करोड़ ही होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, नेट फैक्टर इनकम 2 अब्रॉड होगा यहाँ पे, ठीक है, बिल्कुल। SSC माइंड ब्लॉग्स, ओके ठीक। सर मैं लाइव स्ट्रीम एंड होने के बाद 2x पर वीडियो देखता हूँ ये वाली, बट वीडियो पूरी होने से पहले प्राइवेट हो जाती है 1 आवर के अंदर। अच्छा, सयान विश्वास ₹20, थैंक यू सयान। बाकी यार पैसे भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हिंदी नोट्स डेमो, हिंदी के नोट्स यार बहुत ही अच्छे हैं। अगर कोई, मुझे पता है काफ़ी लोग डेमो के लिए बोलते रहते हैं कि इस बैच में जो हिंदी में नोट्स मिलते हैं उसका डेमो दे दो, तो इतना मैं श्योर कर सकता हूँ काफ़ी बढ़िया नोट्स हैं, ठीक है। डेमो वगैरह तो क्या ही है, लेकिन काफ़ी बढ़िया नोट्स हैं। और भाई ये पैसे वगैरह भेजने की ज़रूरत नहीं है। 9 PM पे आ जाना, हम लोग डिस्कशन करेंगे रात में, ठीक है, राइट।